हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आज हम करने जा रहे हैं मात्रक और विमा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, उन सभी के क्वेश्चनों को करेंगे अपन इन वीडियो के अंदर। इसकी आपकी दो वीडियो होने वाली हैं। आज की जो हमारी पहली वीडियो है, इसके अंदर अपन करेंगे मात्रक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी जो सेकंड वीडियो होगी उसके अंदर अपन करेंगे विमा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आज अपन करने जा रहे हैं मात्रक के 94 क्वेश्चन। यदि आप इन 94 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में मात्रक का कोई भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इस 94 क्वेश्चनों के अंदर मात्रक के हर टाइप के क्वेश्चन हैं जो कवर किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों को और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि निम्न में से कौन सी पद्धति सिर्फ मात्रक, लंबाई व समय के मात्रक पर आधारित नहीं है? एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति या सीजीएस पद्धति। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसी कौन सी पद्धति है जो द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक पर ही डिपेंड नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, आधारित नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, एसआई पद्धति। क्योंकि एसआई पद्धति के अंदर जो मूलभूत राशि होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, वो आपकी कितनी होती है? 7। यानी एसआई पद्धति 7 राशियों पर निर्भर करती है। बल्कि जो आपकी एमकेएस, सीजीएस और जो एफपीएस पद्धति होती है, इसके अंदर मूलभूत राशि कितनी होती है? 3 होती हैं, और वो आपकी क्या होती हैं? आपकी हो गई लेंथ लंबाई, मास हो गया द्रव्यमान, और ये हो गया टाइम आपका सेकेंड है। इस और जो एसआई पद्धति होती है इसके अंदर आपकी कितनी होती हैं? 7 मूलभूत राशि होती हैं। वो कौन सी होती हैं? एक तो आपकी हो गई लंबाई, दूसरी हो गई आपकी द्रव्यमान, तीसरी हो गई आपका समय, और चौथी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है टेम्परेचर, यानी ताप। और जो 5वें नंबर की फिजिकल क्वांटिटी आपकी जाएगी वो जाएगी करंट। इनको याद भी रखना सर, ये यहाँ से भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। ये 5वीं होगी आपकी विद्युत धारा, और एक होती है आपकी पदार्थ की मात्रा। ये हो गई आपकी पदार्थ की मात्रा। और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है आपकी ल्यूमिनस वाली, यानी ज्योति तीव्रता। 7 नंबर की हो गया आपका ज्योति तीव्रता। इन सभी के मात्रक भी याद रख सकते हैं। जो द्रव्यमान होता है, यानी लंबाई का मात्रक होता है आपका मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है एसआई पद्धति के अंदर केजी, समय का मात्रक होता है सेकंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का वो होता है मात्रक मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, या इसको बोल सकते हैं कैंडेला भी बोलते हैं, कैंडेला या कैंडेला, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। तो इस प्रकार से सातों मात्रक भी याद रखना है। एमकेएस पद्धति के अंदर जो लंबाई का द्रव्यमान होता है वो आपका मीटर होता है, और मास का जो द्रव्यमान होता है वो केजी होता है, और समय का मात्रक होता है वो सेकंड। सीजीएस पद्धति के अंदर भी पूछ सकता है। लंबाई का जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में वो होता है सेंटीमीटर, और मास का होता है ग्राम, और समय का वही सेकंड होता है। एपीएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है वो आपका फीट होता है, और जो द्रव्यमान होता है उसको पाउंड के अंदर मापते हैं, और जो समय होता है उसको सेकंड के अंदर ही मापते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर इसके जो मात्रक हैं वो भी याद रखने हैं। और याद रखना एमकेएस, सीजीएस और एपीएस में कितनी आपकी राशि होती है? 3। ये केवल लंबाई, द्रव्यमान और समय पर ही आधारित है। बल्कि जो एसआई पद्धति है इसके अंदर 7 मूलभूत राशि होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या होती है। हम सभी जानते हैं एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? 7, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? यानी व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जिनको जो मैंने बताया था कि मूलभूत राशि यानी फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो उन राशियों के द्वारा जिन मात्रों को व्युत्पन्न किया जाता है वही हमारे क्या आते हैं? वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी मात्रक आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मूलभूत यानी फंडामेंटल, एक होते हैं व्युत्पन्न यानी ड्राइव्ड। तो मूलभूत तो यानी एसआई पद्धति के अंदर 7 मात्रक हैं, और इन 7 मात्रकों के द्वारा जो अन्य मात्रक ड्राइव्ड किए जाते हैं, यानी 2 मात्रकों को गुणा करके या फिर एक दूसरे से भाग करके, तो वो मात्रक होते हैं वो क्या कहते हैं? आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं द्रव्यमान आपका जो है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। ये आपका एक यानी कि मूलभूत राशि है, मूलभूत जो यूनिट है
फंडामेंटल यूनिट है। लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, क्या होता है मीटर, ये भी हमारा मूलभूत मात्रक है। और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, ये भी आपका यानी मूल मात्रक है। बल्कि जो आयतन होता है इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। ये किससे निकाला जाता है, मीटर मीटर मीटर, यानी मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करके निकाला गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ताप को निम्न में से किस व्युत्पन्न मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। आपको बताना है कि जो टेम्परेचर है उसको किन यानी मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जाता है, नहीं क्या है किन मूल मात्रों के द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है। लंबाई और द्रव्यमान से व्युत्पन्न करते हैं, द्रव्यमान और समय से व्युत्पन्न करते हैं टेम्परेचर को, या लंबाई द्रव्यमान और समय से व्युत्पन्न करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो ताप होता है वो ऐसा पद्धति के अंदर एक मूल मात्रक है, जिसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है, टेम्परेचर का मात्रक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ना तो लंबाई की आवश्यकता होती है, ना इसको ड्राइव करने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, ना ही समय की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। इसके अंदर में क्या बताना है कि 1 मीटर में KR86 की कितनी तरंग दैर्ध्य होती हैं। दोस्तों आपने यूनिट और डायमेंशन के नोट्स पढ़े होंगे, तब आपने 1 मीटर की जो हमारी डेफिनेशन है 1 मीटर की किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो उसमें क्या बताया गया है कि आपका जो क्रिप्टॉन 86 है वो क्या करता है, आपकी नारंगी कलर की जो तरंगे हैं या जो वेव हैं वो उत्सर्जित करता है या इमिट्स करता है इस प्रकार से। तो हम सभी जानते हैं जो एक कंपन होता है इसके अंदर ये जो डिस्टेंस होती है इसको अपन क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। आपको पूछा गया है कि 1 मीटर के अंदर इसकी कितनी वेवलेंथ आएंगी, यानी क्रिप्टॉन के 86 है इसकी कितनी वेवलेंथ आएंगी। तो याद रखना दोस्तों 1 मीटर के अंदर जो क्रिप्टॉन 86 है उसकी 165,763.73 तरंगे यानी समाहित हो जाती हैं। 1 मीटर के अंदर इतनी तरंगे आ जाती हैं, यानी तरंगे यानी बहुत नज़दीक होती है, इसकी लैम्डा का मान बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से यदि इतनी तरंगे आ रही हैं, एक तरंग की जो तरंग दैर्ध्य यदि आपकी लैम्डा है तो इतनी तरंगों की जो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 165,663.73 लैम्डा। और ये जो दूरी है ये आपकी किसके बराबर होती है, 1 मीटर के बराबर होती है। तो 1 मीटर की डेफिनेशन रखना, जो हमारा क्रिप्टॉन 86 जो प्रकाश नारंगी प्रकाश की तरंगे विसर्जित करता है उसकी 165,763.73 तरंगों की जो वेवलेंथ होगी उसके बराबर कितनी होती है, 1 मीटर होती है। तो यहाँ पर हमें यही पूछा गया कि 1 मीटर में क्रिप्टॉन की कितनी तरंग दैर्ध्य होती हैं, तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 165,763.73। ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से देखते हैं अपन 1 सेकंड की डेफिनेशन भी दी गई है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि 1 सेकंड बराबर है, इसमें आपको बताना कि 1 सेकंड है वो किसके बराबर है, क्रिप्टॉन घड़ी के 165,763.73 आवर्तकाल के, या क्रिप्टॉन घड़ी के इतने आवर्तकाल के, या सीजियम घड़ी के इतने आवर्तकाल के, या सीजियम घड़ी के 9192631770 आवर्तकाल की। दोस्तों 1 सेकंड की जो हमारी परिभाषा है वो क्या दी गई है, याद रखना आपका जो सीजियम 133 समस्थानिक है इसके जो अंतिम 2 कक्षाएं हैं या अंतिम जो 2 ऊर्जा स्तर हैं उसके अंदर क्या होता है कि ये पास पास में होते हैं, उनको ऊर्जा है एनर्जी है वो लगभग इक्वल होती है, जिसके कारण क्या होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों की ऊर्जा स्तरों के बीच में कंपन करते रहते हैं, कभी इसमें जाएंगे कभी इसमें जाएंगे कभी इसमें जाएंगे कभी इसमें जाएंगे। तो इसका जो कण है इसको यहाँ पर जाने में और वापस अपनी जगह आने में यानी एक कंपन पूरा करने में इसको लिया गया समय यदि टी है तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा ये। तो आपको बताना कि यह 1 सेकंड के अंदर कितना कंपन करेगा। तो दोस्तों याद रखना है जो ये CGS 133 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच में जो कंपन करता है तो यह 1 सेकंड के अंदर 91926317770 कंपन पूरा करता है। एक कंपन में लिया गया समय यदि टी है तो इतने कंपनों में जो लगा टाइम आपका कितना हो जाएगा, यानी इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा, यानी इतने आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा। और ये जो समय होता है वो आपका 1 सेकंड के बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि जो आपकी सीजियम घड़ी के जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा के अंदर वो 1 सेकंड के अंदर इतनी बार यानी आपसे कंपन कर देता है, या इसका 1 सेकंड का जो मान है
वो इतने आवर्तकाल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों यदि आप मान को बिल्कुल यानी करंटली यानी एक बार याद करने की कोशिश करेंगे याद हो जाएगा आसानी से। यदि याद नहीं कर पाते हैं तो आपको यानी कम से कम थोड़ी बहुत शक्ल तो याद हो जाएगी इनकी, तो एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि सार्वत्रिक समय आधारित है। यहाँ पर आपको जो एक सेकंड की जो परिभाषा है या सार्वत्रिक समय वही है, यानी समय है वो किस पर आधारित है, यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ से ली गई है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन पर, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर कितने समय में घूर्णन कर रही है वहाँ से उस पर आधारित है, या पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष में घूर्णन यानी कक्षीय गति पर ली गई है, यानी जो ये पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर यानी कितने समय में चक्कर लगा रही है उससे पे यानी एक सेकंड की जो डेफिनेशन ली गई है, या सीजियम परमाणु के कंपनों पर, यानी कि आपका जो सीजियम परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉनों के कंपन है उस पर लिया गया है, या क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दोलनों पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि मैंने 6 हुए क्वेश्चन में बताया है कि जो एक सेकेंड है वो सीजियम 133 जो हमारा परमाणु है उसके जो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं वहाँ से ली गई है। तो इसको हो जाएगा सीजियम परमाणु के कंपनों पर। अब देखते हैं आपका 8 का क्वेश्चन है। 8 के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 1 नैनोमीटर बराबर है। दोस्तों 1 नैनोमीटर जो होता है आपको याद रखना, नैनो होता है 10 की घात -9, आगे क्या है मीटर, तो 10 की घात -9 मीटर किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो इसके अंदर 10 की घात -9 मीटर कहीं नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये तो मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे मीटर दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिए हुए सेंटीमीटर में। तो इसको अपन क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 10 की घात -9 को अब ये है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस प्रकार से लिख देंगे। और इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो 10 की घात -7 सेंटीमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कई बच्चे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करके आते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं देख रहा कि आगे सेंटीमीटर है या मीटर है। यदि यहाँ पे 10 की घात -9 मीटर होता तब तो यही होता, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मीटर को यदि आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसकी 2 पावर और कम हो जाएंगी, तो 1 नैनोमीटर है वो 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब देखते हैं आपका 9th क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1 माइक्रोन तुल्य है। दोस्तों याद रखना जो माइक्रोन होता है, माइक्रोन ये एक लंबाई का मात्रक है, लंबाई का छोटा मात्रक है, और 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है 10 की घात -6 मीटर होता है। दोस्तों याद रखना जो माइक्रो वर्ड होता है एक तो माइक्रो, उसका तो अर्थ ओनली -6 होता है, 10 की घात -6 होता है, और यदि इसको NO लगा देंगे माइक्रोन, ये फिर लंबाई का यानी माइक्रोन, तो इसके अंदर मीटर भी समाहित हो जाता है, ये होता है 10 की घात -6 के बराबर होता है। तो 10 की घात -6 मीटर आपको कहीं दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 10 की घात -6, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये वाला नहीं होगा, तो सभी सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 10 की घात -6 है, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये पावर कितनी हो जाएगी 10 की घात -4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 1 माइक्रोन किसकी तुल्य हो जाएगा 10 की घात -4 सेंटीमीटर की। अब देखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रकाश की किरण की तरंग दैर्ध्य 0.00006 मीटर है, यह बराबर है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आपकी कोई एक वेवलेंथ है वो क्या दी हुई है 0.0006 m, ये दिया हुआ है। आपको बताना कि यह माइक्रोन में क्या हो गया, यानी माइक्रोन में आपको पूछा गया है। तो माइक्रोन में हम सभी जानते हैं 10 की घात -6 होता है, तो 10 की घात -6 करने के लिए इस बिंदु को 6 इधर यानी सरका देंगे, यानी यहाँ पर लगाएंगे तो 10 की घात -1 हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो 3, यहाँ पे लगाएंगे तो 4, और यहाँ पे लगाएंगे तो 5, यानी ये 6 तक तो 5 हो जाएगा, लेकिन हमें करना है -6 करना है, तो इसके लिए एक 0 लगा देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा 60 × 10 की घात -6 मीटर। अब ये -6 मीटर है, ये मैंने बताया था कि 1 माइक्रोन के बराबर होता है, तो ये आपको जाएगा 60 माइक्रोन, 60 माइक्रोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 60 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट या 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट बोलते हैं इसको, यह किसके बराबर होता है। तो याद रखना दोस्तों जो 1 मेगा होता है या 1 मिलियन होता है वो 10 की घात 6 के बराबर होता है, यानी माइक्रो तो 10 की घात -6 के बराबर होता है, और जो मिलियन या जो ये जो
मेगा होता है, मेगा बोलते हैं इसको या मिलियन भी बोल सकते हैं। ये होता है 10 की पावर 6 के बराबर होता है। तो एम की जगह 10 की पावर 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रोवोल्ट ऐसे किया जाएगा। तो 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया कि 1 पिको फेरेड बराबर है। दोस्तों पिको किसके बराबर है, याद किया होगा आपने, नोट्सों के अंदर पढ़ा होगा। 1 पिको फेरेड होता है वो बराबर होता है 10 की घात -12, यानी पिको किसके बराबर होता है, 10 की घात -12 के है। तो आगे फेरेड लगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -12 फेरेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि नाभिकीय त्रिज्या मापने का सही मात्रक है। दोस्तों जो नाभि की त्रिज्या है वो किस में मापी जाती है, याद रखना जो माइक्रोन होता है ये भी आपका लंबाई का मात्रक है। मिलीमीटर ये तो मीटर इसमें वैसे दिया हुआ मिली यानी 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। और जो एंगस्ट्रोम होता है ये भी आपका लंबाई का मात्रक है। एक एंगस्ट्रोम होता है 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। और जो फर्मी होता है ये भी एक लंबाई का मात्रक है, ये होता है 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है, याद रखना। और जो आपको याद रखनी है आपका एक परमाणु है, परमाणु की जो रेडियस होती है वो हमेशा याद रखना 10 की घात -10 मीटर होती है। और इसके अंदर जो नाभिक होता है इसकी जो रेडियस होती है ये वाली, ये और भी कम होती है और ये आपकी होती है 10 की घात -15 मीटर होती है। तो ये जो रेडियस होती है ये तो आपकी किस में मापी जाती है, फर्मी के अंदर। और जो परमाणु की जो रेडियस होती है वो मापी जाती है एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ, नाभिक की त्रिज्या मापने का सही मात्रक है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी फर्मी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई है। यहाँ पर आपको एक मिलीमीटर दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, फर्मी दिया हुआ है और मीटर दिया हुआ है। आपको बताना है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो मीटर क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर। एंगस्ट्रॉम हो जाएगा आपका 10 की घात -10 मीटर। फर्मी हो जाएगा 10 की घात -15 मीटर। और मीटर हो जाएगा आपका 1 मीटर। तो सबसे छोटी यानी सबसे ज़्यादा पावर माइनस की कौन सी है, -15 है। तो सबसे छोटी राशि आपकी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, इकाई फर्मी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्मी। अब आपका 15 का क्वेश्चन। 15 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा की कोटि होती है। दोस्तों ये जो आपका एटम है और इसके अंदर नाभिक है, तो अपन सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते हैं, ये तो किसके कारण लगाते हैं, जो हमारा विद्युत बल होता है उसके कारण लगाते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। वो दोनों को समान आवेश है तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते, प्रतिकर्षित इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके अंदर एक अन्य दूसरी एनर्जी होती है, यानी एक अन्य दूसरा बल कार्य करता है। वो एनर्जी आपकी होती है बंधन ऊर्जा होती है। तो ये जो बंधन ऊर्जा है इसका जो न्यूक्लियनों की जो बंधन ऊर्जा होती है वो किस रेंज के अंदर होती है, तो याद रखना ये होती है 10 की पावर 6 के अंदर, यानी 10 की पावर 6 या अपन बोल सकते हैं मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये न्यूक्लियनों की अंदर ऊर्जा आप एनर्जी तब भी पढ़ोगे तब ये क्या होती है, यानी कि 10 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट या 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट या 25 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो इसकी जो रेंज होती है वो 10 की पावर 6 इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर होती है, या अपन बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आपको लिस्ट 1 और लिस्ट दो दी हुई है, इनका मिलान करना है और नीचे कोड दिए हुए हैं, कोड के हिसाब से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले पृथ्वी तथा तारों के बीच की दूरी। दोस्तों पृथ्वी और तारों बीच की जो दूरी है वो याद रखना हमेशा लंबाई का एक बड़ा मात्रक है, वो होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक लंबाई का मात्रक है, उसके अंदर मापी जाती है तारों के बीच की दूरी। प्रकाश वर्ष होता क्या है कि एक वर्ष के अंदर प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसी डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, वो किसके बराबर ली गई है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर ली गई है। और जो तारों के बीच की दूरी है उसको अपन प्रकाश वर्ष के अंदर में मापते हैं, यानी 2 प्रकाश वर्ष है, 3 प्रकाश वर्ष है, 300 प्रकाश वर्ष है। तो इस प्रकार से यानी ये लंबाई का मात्रक है। तो पृथ्वी की तारों की दूरी किस में मापते हैं, प्रकाश वर्ष, ये रहा। तो 1 के नीचे जाएगा 3। दूसरा है ठोसों के अंतर परमाणुविक दूरी। ठोसों की जो अंतर परमाणुविक दूरी यानी कि एक तरह से ठोसों की त्रिज्या के बारे में पूछा गया है। तो ठोसों की जो अंतर परमाणुविक दूरी है ये मैंने आपको बताया था कि ये जो रेडियस होती है 10 की घात -10 की रेंज में होती है, और ये होता है आपका एंगस्ट्रॉम। तो बी वाला क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर, तो बी का रिलेशन हो जाएगा 2 से। तीसरा है नाभिक का आकार। तो नाभिक का आकार यानी नाभिक की रेडियस मैंने आपको बताई थी, ये किस में होती है, 10 की घात -15 मीटर में होती है। और 10 की घात -15 मीटर क्या होता है, एक आपका एक फर्मी होता है। तो फर्मी यहाँ पर इसमें कहाँ दिया हुआ है, चौथा वाला, तो ये आपका होगा 4 नंबर।
डी वाले ऑप्शन क्या है कि अवरक्त रेंज की तरंग दैर्ध्य। तो आपकी जो अवरक्त रेंज की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो याद रखना 10⁻⁻6 के अंदर होती है। 10⁻⁻6 मीटर से लेकर के 10⁻⁻7 मीटर के तक की होती है लगभग। तो किस रेंज में होती है, ये होती है आपके 10⁻⁻6 में। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, इसको अपन माइक्रोन भी बोल सकते हैं, माइक्रोन ये भी लंबाई का मात्रक है। तो इस प्रकार से जो अवरक्त रेंज की तरंग दैर्ध्य वो जाएगी माइक्रोन में, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो 1 के नीचे 3 कहाँ पे है, 1 के नीचे 5 इधर 1 के नीचे यानी बी और डी में है। फिर है बी के नीचे 2, बी के नीचे 2 कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी वाले में, यानी 2 भी, यानी आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं। और सी के नीचे 4, सी के नीचे 4 इसमें दिया हुआ है, और डी के नीचे 1, डी के नीचे 1 आपको ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सही कोड हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। दोस्तों कई बार कहते हैं वर्ष को देख के इसको कई बच्चे समय का मात्रक बताते हैं, बल्कि जो प्रकाश वर्ष मात्रक है यह किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। और इसका मान कितना होता है कि जो प्रकाश होता है हमारा एक वर्ष के अंदर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितनी दूरी तय करता है, वही आपकी किसके बराबर होती है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तो इस प्रकार से याद रखना, जो प्रकाश वर्ष है वो आपका किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पारसेक किसका मात्रक है, तो याद रखना पारसेक भी आपका दूरी का ही मात्रक होता है, और पारसेक होता है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यदि पूछ लिया जाता है दोस्तों ये किसके बराबर होता है, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। आपका एक मात्रक और होता है दूरी का, वो होता है खगोलीय मात्रक, पढ़ा होगा आपने, खगोलीय मात्रक या खगोलीय दूरी, यह भी एक दूरी का मात्रक है। यह क्या होता है दोस्तों, हमारा जो सूर्य है इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की जो ये डिस्टेंस होती है वो हर टाइम अलग अलग होती है। तो इन सभी डिस्टेंस का जो एवरेज वैल्यू होती है, यानी पृथ्वी की सूर्य से जो औसत दूरी होती है, वो आपकी क्या होती है, किसके बराबर होती है, एक खगोलीय दूरी के बराबर होती है। और एक खगोलीय दूरी ये है आपकी, मान लेते हैं एक खगोलीय दूरी है, इसके द्वारा यदि 1 सेकंड का कोण बनाया जाए, इस तरह से यहाँ पर 1 सेकंड का कोण बना जाए, यानी एक खगोलीय दूरी को तो चाप रखें और फिर 1 डिग्री का कोण बनाएंगे, तब इसकी जो रेडियस होगी वो होती है आपकी 1 पारसेक के बराबर होती है, 1 पारसेक ये डिस्टेंस। तो इस प्रकार से खगोलीय दूरी से ही आपकी क्या ड्राइव की गई है, पारसेक का मात्रक बनाया गया है। तो इस प्रकार से खगोलीय दूरी और जो आपके प्रकाश वर्ष पड़ा था, इन तीनों से ही बड़ी है, दोनों से बड़ी है पारसेक, यानी पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। 1 सेकंड यानी डिग्री का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 1 डिग्री का एंगल कितना छोटा होता है। 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड होती हैं, यानी 1 डिग्री के अंदर कितनी होती हैं, 60 मिनट होते हैं। और फिर 1 मिनट के अंदर भी यानी 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी आपकी, 3600 सेकंड हो जाएंगी। तो इस प्रकार से इतना छोटा एंगल बनाने पर, और यदि खगोलीय दूरी को चाप रखेंगे इतनी बड़ी को, तो इसकी रेडियस होगी वो आपकी कितनी होती है, 1 पारसेक होती है। तो इस प्रकार जो पारसेक होती है वो किसका मात्रक है, आपका दूरी का मात्रक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा गया कि निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। दोस्तों याद रखना, जो माइक्रो सेकंड है तो माइक्रो सेकंड का ही हो गया माइक्रो सेकंड, या 10⁻⁻6 सेकंड, ये तो इसमें सेकंड आ गया तो समय का मात्रक है। यह है लीप वर्ष। लीप वर्ष का मतलब याद रखना, जो 4 वर्षों का युग्म होता है वो आपका लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष कहाँ से लिया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो भी यानी वर्ष जो ईयर होती है उसके अंदर यदि 4 का डिवाइड जा रहा है तो उसके अंदर 29 डेज होते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी क्या होती है, लीप वर्ष होती है। जैसे 2024 थी एक की बार, तो इसके अंदर आपके 29 डेज थे फरवरी के अंदर, तो फरवरी के अंदर यदि 29 डेज होती है उसको लीप वर्ष बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो लीप वर्ष होती है वो आपकी 4 वर्ष के बराबर होता है, यानी 4 वर्ष के बराबर होता है एक लीप वर्ष। तो इस प्रकार से यह भी आपका समय का मात्रक है। सी वाले ऑप्शन में आपको दिया हुआ चंद्रमास। चंद्रमास क्या होता है कि जो आपका पृथ्वी है इसके चारों ओर जो है वो मून यानी किसी कक्षा में गति कर रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है। तो यह कितने दिन में पूरा चक्कर करता है, ये करता है 27 दिन 3 डेज, 27.3 डेज। तो इस प्रकार से जो एक चंद्रमास है वो किसके बराबर होगा, 27.3 डेज के यानी दिन के बराबर। तो ये भी आपका समय का मात्रक है। बल्कि जो पैरालेटिक सेकंड है दोस्तों, मैंने आपको बताया था 1 पारसेक, ये किसका मात्रक था, दूरी का। जो पैरालेटिक सेकंड है वही आपका क्या है, पारसेक। यहाँ पे पार है इसका मतलब होता है पैरालेटिक, और सेक होता है इसका सेकंड, यानी यहाँ से लिया हुआ है PARASEC, ये हो गया पारसेक, यही इसी की फुल फॉर्म है। तो याद रखना जो पारसेक है या पैरालेटिक सेकंड है, ये नाम भी याद रखना है। ये किसका मात्रक होता है, आपका दूरी का मात्रक होता है, न कि समय का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपका 20 का क्वेश्चन।
20 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है। यहाँ पर आप पूछा गया कि वही ऑप्शन है और आपको पूछा गया समय की इकाई नहीं है, कौन सी नहीं है। लीप वर्ष बता दिया 4 वर्ष के बराबर होता है। माइक्रो सेकंड किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 सेकंड, बहुत छोटा मात्रक है। चंद्रमास किसके बराबर होता है, 27.3 डेज के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष ये है एक दूरी का मात्रक है, और यह कितनी दूरी है, प्रकाश एक वर्ष के अंदर कितनी दूरी तय करता है, वही आपकी क्या है, प्रकाश वर्ष। तो इस प्रकार से यह आपका दूरी का मात्रक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय अनुप्रस्थ काट को बारन में मापा जाता है, यह बराबर है। दोस्तों आपका जो नाभिक है यानी इसके अंदर ये आपका एटम है और एटम के अंदर है, परमाणु के अंदर ये आपका नाभिक है। तो इसको यदि काटा जाएगा, काटने के बाद देखा जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है, यानी राउंड का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। अब इस रेडियस के अंदर इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा, तो यानी कि अपन मीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो बहुत छोटा है। तो छोटे क्षेत्रफल को निकालने के लिए एक क्षेत्रफल का भी छोटा मात्रक होता है, वो आपका होता है बार्न होता है। और एक बार्न बराबर याद रखना 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। यानी एक बार्न एरिया किसके बराबर होता है, 10⁻28 मीटर स्क्वायर एरिया के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये बारन है, ये एक क्षेत्रफल की यूनिट है और ये किसके बराबर होती है, 10⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय अनुप्रस्थ काट को मापने के लिए कौन से यानी मात्रक का उपयोग किया जाता है, वो किस किया जाता है, बार्न का। यानी कि यह स्पेशल इसी के लिए किया जाता है, अनुप्रस्थ काट होता है नाभिक का, उसका क्षेत्रफल यानी मापने के लिए काम में लिया जाता है। अब है 22 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एक समीकरण दी हुई है और इसमें पूछा गया यदि एस मीटर में है तथा टी सेकेंड में है तो सी का मात्रक होगा। यानी इक्वेशन दी हुई है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर। तो इसके अंदर आपको बताना है कि सी का मात्रक क्या होगा यदि एस मीटर में है और टी सेकेंड में है। तो दोस्तों याद रखना, कोई भी आपको इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी पद होते हैं, यानी ये पद हैं प्लस के अंदर या माइनस के अंदर, इन सभी पदों की मात्रक और विमाएँ हैं वो याद रखना हमेशा समान होंगी। ये हमारा एक नियम है यूनिट के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ से जो एस की जो आपकी यूनिट होगी वही यूनिट आपकी ए की हो जाएगी और वही यूनिट आपकी बी टी की होगी, वही यूनिट आपकी सी टी स्क्वायर की होगी। तो यहाँ से एस की जो यूनिट होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, सी टी स्क्वायर की यूनिट होगी। यही बात है। तो इस प्रकार से एस को आपको किस में माप रहे हैं, मीटर में, तो यहाँ तो अपन मीटर कर देंगे। और सी की यूनिट हमें ज्ञात करनी है। टी को अपन किस में माप रहे हैं, सेकंड में माप रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से सी की यूनिट आपकी निकल कर आ जाएगी, वो क्या निकल कर जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल कर आएगी। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कण का वेग v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर पर निर्भर करता है। यदि वेग मीटर पर सेकंड में है तो ए का मात्रक होगा। दोस्तों यहाँ पर यानी वही क्वेश्चन दी हुई है और आपको यहाँ पर वेग का मात्रक दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में है और अब ए की यूनिट आपको पूछी गई है। तो मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशन के अंदर जितने भी पद होते हैं उस सभी की जो यूनिट होती हैं वो सेम होती हैं। तो यहाँ पर जितनी v की यूनिट होगी वही यही यूनिट आपकी a की होगी, क्योंकि यानी पद है यानी समान है, इसके अंदर और कोई मल्टीप्लाई में नहीं है। तो इस प्रकार से a की यूनिट भी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, v की, यानी v की जो यूनिट होगी वही a की यूनिट होगी। तो v की यूनिट आपको क्या दी हुई है, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो a की यूनिट भी आपके हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन आप अपनी यानी हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। यदि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर है, जहाँ x वस्तु के द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी है, x क्या है किलोमीटर के अंदर है और t सेकंड के अंदर है, तो आपको b का मात्रक बताना है। ये b का मात्रक बताना है, तो वही बताया कि जो x का मात्रक है वो ये आपका क्या हो जाएगा, बी टी स्क्वायर का मात्रक हो जाएगा। x का मात्रक आपका किलोमीटर है, b का आपको ज्ञात करना है, t का मात्रक है सेकंड में, ये जो t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो b का मात्रक आपको हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं 25 का क्वेश्चन। 25 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, यदि मापन की दो पद्धतियां μ1 μ2 दो मात्रक चुने गए हैं तथा उनके आंकिक मांग n1 व n2 है तो होगा। दोस्तों आपको बताना है कि यदि
एक यानी फिजिकल यानी क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है। इसको दो अलग अलग मात्रक पद्धतियों के अंदर मापा गया है। तो एक के अंदर इसका मान अलग ए आ रहा है और एक के अंदर इसका मात्रक n1 आ रहा है और दूसरे में इसका मात्रक n2 आ रहा है। और ये मात्रक पद्धति आपकी u1 है, ये मात्रक पद्धति u2 है। तो इन दोनों का रिलेशन बताना है क्या होगा। तो इसका जो रिलेशन होगा दोस्तों याद रखना, आपका जो n1 u1 है ये इक्वल टू होगा n2 u2 के। क्योंकि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका जो परिणाम है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा सेम होता है। यदि आप मात्रक को छोटा कर रहे हैं तो इसका जो आंकिक मान है वो बढ़ जाएगा, यानी जो आपका यूनिट का आंकिक मान है वो जो मात्रक पद्धति है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें दोस्तों, हमारा जो 10 मीटर है इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी ये हमारा MKS पद्धति में है, ये CGS पद्धति में है। तो इस प्रकार से यदि आप मीटर में इसका आंकिक मान क्या है ये, तो यानी u1 के अंदर इसका मान कितना है n1, यानी n1 u1। और CGS पद्धति भी आपकी दूसरी मात्रक पद्धति हो गई और इसके अंदर आंकिक मान कितना है आपका n2 है। तो इस प्रकार से n1 u1 इक्वल टू होता है n2 u2 के बराबर होता है, यानी 10 मीटर हमेशा 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आप दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हैं दोस्तों, आपका जो n है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, u के। यानी यदि आप मात्रा को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं मीटर सेंटीमीटर से, यानी जो सेंटीमीटर है मीटर का छोटा मात्रक है, तो यहाँ पर आंकिक मान है वो आपका बढ़ रहा है, यानी 1000 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार जो n है वो u के समान व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि आप इक्वेशन के रूप में लिखना चाहेंगे तो यहाँ से इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, जो nu है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी समानुपाती n हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी स्थिरांक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यही होगा आपका n1 u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 u2 के बराबर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, किसी भौतिक राशि को मापकर इसे nu द्वारा व्यक्त किया जाता है जहां n संख्यात्मक मान है, u मात्रक है, तो सही संबंध होगा। दोस्तों वही है कि आपकी कोई एक भौतिक राशि है, उसका आंकिक मान n है और इसका मात्रक u है। तो आपको बताना कि n है u के साथ किस प्रकार से निर्भर करेगा। तो मैंने बता दिया कि n होता है वो u के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आप मात्रक को बढ़ाओगे तो इसका आंकिक मान कम हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। यानी कि आप मीटर को छोटा कर रहे हैं, यानी मात्रा को छोटा कर रहे हैं, तो आंकिक मान आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। जो आंकिक मान है वो किस पर निर्भर करता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रक पद्धति पर या यूनिट पर। अब देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ कि किसी भौतिक राशि का जो परिणाम, यानी किसी भौतिक राशि का जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का, वो किस पर निर्भर करता है, मात्रा की पद्धति पर निर्भर करता है, मात्रा की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है, SI पद्धति में CGS पद्धति से अधिक होता है, या द्रव्यमान लंबाई और समय के मूल मात्रकों के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों याद रखना होता है कि जो आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी जो मात्रक पद्धति है उस पर निर्भर नहीं करता है। यानी इसको यदि अपन कोई एक मात्रक पद्धति है u1 और दूसरी मात्रक पद्धति है u2, यदि इसका मान n1 है, इस पद्धति के अंदर इसका मात्रक n2 है, तो याद रखना जो आपका n1 u1 इज इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होगा, n2 ut की। और ये हमेशा यानी p का मैग्नीट्यूड वही होगा, यानी आपका जो 10 मीटर है वो लेंथ भी वही रहेगी। और यदि आप इसको 1000 सेंटीमीटर में कर दोगे तो वो भी लेंथ वही रहेगी। और यदि आप इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो भी यानी कि जो उतना किलोमीटर में नापने के बाद भी वही रहेगी। तो इस प्रकार से इसका जो मान है वो चेंज नहीं होता है। फिजिकल मैग्नीट्यूड मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसका जो आंकिक मान है वो मात्रक पद्धति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, परिणाम है, वो निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भौतिक राशि का जो परिणाम होता है वो मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। SI पद्धति और CGS पद्धति में दोनों में ही इसका मान क्या होगा, समान होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 28 का क्वेश्चन। 28 के क्वेश्चन में आपको बताना है कि SI पद्धति में कोणीय त्वरण का मात्रक है। दोस्तों कोणीय त्वरण अल्फा, ये क्या होता है आपका कोणीय वेग बटा समय, यानी कोणीय वेग में जितना परिवर्तन, समय के अनुसार जितना परिवर्तन होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है, कोणीय त्वरण कहलाती है। और कोणीय वेग हम सभी जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन में टी होता है, या डी थीटा अपॉन में डी टी हो जाएगा। यानी जो कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है वो आपकी कोणीय वेग होती है, थीटा अपॉन में टी। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू की जगह थीटा अपॉन में टी लिखेंगे, ऊपर तो हो जाएगा थीटा और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर। थीटा का जो मात्रक होता है दोस्तों, SI पद्धति के अंदर दो पूरक मात्रक भी होते हैं, वो होते हैं एक तो रेडियन और एक तो है
स्टेरेडियन। जैसे आपका कोई सर्किल है, इसके अंदर ये थीटा है, इसका यदि आप कोण निकालेंगे तो वो आपका किस में होता है, स्टेरेडियन। और यदि आपका यानी 3D के अंदर है, जैसे गोला है, जैसे गोल हो, एक तो गेंद हो गई, आपका फुटबॉल हो गया, उसका कोई आप एंगल लेंगे यानी किसी गोलाकार चीज़ का, उसका जो थीटा का मात्रक होता है उसके अंदर वो होता है आपका स्टेरेडियन। और सामान्य जो सर्किल हो गया, कोई रिंग हो गई या कोई प्लेट हो गई, उसके अंदर जो कोई यानी थीटा होगा, उसका जो थीटा का मात्रक होता है वो रेडियन होता है। तो यहाँ पर जो आपका कोणीय त्वरण है वह किसी वृत्त में यानी गति करता है, वृत्त के अंदर गति करता है, न कि गोले के अंदर। तो यहाँ पर इस थीटा का मात्रक तो होगा रेडियन, और नीचे है समय टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी यहाँ पे हो जाएगा रेडियन बटे सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना कि आवेग का मात्रक होता है। दोस्तों आवेग क्या होता है? आवेग को अपन आई से डोनेट करते हैं। ये क्या है कि कोई एक वस्तु है, इसके अंदर बिल्कुल अल्प समय के लिए इस पर जितना बल कार्य करता है, जितना बल लगाया जाता है, इसी को आवेग कहते हैं। मान लेते हैं टी सेकेंड तक इस पर एफ बल लगाया जा रहा है, तो इसका जो आवेग हो जाएगा वो एफ इंटू टी हो जाएगा, यानी कि अल्प समय पर के लिए जो बल लगाया जाता है वही आपका आवेग होता है। तो यहाँ से यदि आप इसका मात्रक निकालेंगे तो आपको हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, बल्कि न्यूटन इंटू सेकेंड इसमें आपको नहीं दिया हुआ है। दूसरा भी इसका फॉर्मूला याद रखना, जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर ये नहीं, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन के अंदर यदि कोई भी जो आपकी इक्वेशन है उसके अंदर जितने भी पद हैं उन सभी पदों की आपकी क्या होती है, यूनिट होती है, वो इक्वल होती है, विमा समान होती है। तो इस प्रकार से जो संवेग का मात्रक होगा वही आपका मात्रक किसको हो जाएगा, आवेग का मात्रक होगा। और जो संवेग होता है वो हमारा क्या होता है, एम वी होता है। तो यहाँ से एम का जो मात्रक हो जाएगा वो केजी हो जाएगा, वी होगा वो आपका मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से संवेग का मात्रक भी हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, तो आवेग का मात्रक भी ये हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी आप न्यूटन का जो मात्रक है, न्यूटन हमारा किसके बराबर होता है, वो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से एम क्या हो जाएगा आपका केजी, और ए क्या हो जाएगा मीटर पर, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे मीटर ही ओनली, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। इसको यदि आप सेकेंड स्क्वायर है यहाँ पे, इसको यदि आप सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये न्यूटन इंटू सेकेंड किसके बराबर होता है, आवेग का। तो आवेग का जो मात्रक हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, सेकेंड से इसे कट जाएगा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड होता है, या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं जो आवेग होता है वो किसके इसकी जो यूनिट किसके बराबर होती है, संवेग के। तो इस प्रकार की हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है। तो मैंने अभी निकाला था, जो न्यूटन सेकेंड है वो किसका मात्रक होता है, वो होता है आवेग का। लेकिन यहाँ पर आवेग शायद ऑप्शन में नहीं दिया हुआ कहीं पे भी। तो मैंने बताया था कि जो आई इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी होता है, जो मात्रक आवेग का होगा वही मात्रक आपका संवेग का भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो न्यूटन सेकेंड मात्रक किसका हो जाएगा, संवेग का। या आप ये भी आ सकते हैं, जो आपने गति का दूसरा नियम आपने पढ़ा होगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, वो आपने क्या पढ़ा है कि जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी डी पी अपॉन में डी टी होता है। तो यहाँ से संवेग यानी डी पी क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी टी होता है। तो यहाँ से भी संवेग का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन डॉट सेकेंड निकल के रहता है। तो इस प्रकार से संवेग का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन डॉट सेकेंड। बल्कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक वो होता है जूल। वेग का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और कोणीय संवेग का मात्रक, कोणीय संवेग एच इक्वल टू हमारा होता है एम वी आर होता है। तो ये जो आवेग और संवेग का मात्रक है इसमें एक सेकंड और अपन ऐड कर देंगे, नहीं एक सेकंड नहीं, सो दो मीटर, आर है यहाँ पर एम वी आर। तो आर के लिए अपन एक मीटर इसमें ऐड कर देंगे, तो वो हमारा किसका मात्रक हो जाएगा, कोणीय संवेग का। इसका मात्रक के आगे अपन ड्राइव करेंगे। अब आपका 31 का क्वेश्चन, 31 के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि संवेग का एसआई मात्रक है। दोस्तों संवेग का एसआई मात्रक बताना क्या होता है। संवेग का एसआई मात्रक यही होगा केजी मीटर पर सेकंड, जो हमें अभी ड्राइव किया था एमवी से। एम होता है हमारा केजी और वी होता है मीटर पर सेकंड। तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड यह आपका कोणीय संवेग का मात्रक होता है, कोणीय संवेग। क्योंकि मैंने बताया था कि एम वी आर, एम वी का क्या हो गया आपका केजी मीटर पर सेकंड। इसको आर यानी आर क्या है आपका मीटर, एक और मीटर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपके किसका मात्रक हो जाएगा, कोणीय संवेग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कि जूल सेकंड मात्रक होता है, जूल इंटू सेकंड। दोस्तों कार्य का मात्रक हम सभी जानते हैं वो हमारा क्या होता है, जूल होता है।
संवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है एन इंटू सेकेंड, न कि यहाँ पर जूल होगा, तो ये भी नहीं होगा। दाब का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यदि न्यूटन को आप जूल में चेंज करेंगे तो 1 मीटर और लगाएंगे यहाँ पर और 1 मीटर नीचे करेंगे तो न्यूटन मीटर आपका क्या होता है, जूल के बराबर होता है। तो इसका तो क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पर जूल सेकंड दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कोणीय संवेग। दोस्तों कोणीय संवेग का एक फॉर्मूला और होता है, आपने ये पढ़ा होगा, टो इज इक्वल टू क्या होता है, टो इज इक्वल टू होता है dl/dt होता है। जैसे जो आपका बल होता है न्यूटन का द्वितीय नियम, वो क्या कहते हैं, बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ऐसे जो बल आघूर्ण होता है, ये कोणीय जो गति होती है उसका बल होता है, तो यह कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। यहाँ से टो का जो मात्रक होता है, वो टो क्या होता है कि आपकी कोई वस्तु पर यानी दो विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, तो यदि ये बल F लग रहा है और इनके बीच की दूरी r है, तो आपका जो बल आघूर्ण होता है वो F.r होता है। तो इस प्रकार से इसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है, और न्यूटन मीटर एक चीज़ के बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। तो जो टो का मात्रक या तो आप न्यूटन मीटर बोल सकते हैं या जूल बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और ये समय इधर आएगा तो जूल इंटू सेकेंड, ये किसका मात्रक हो जाएगा आपका, डीएल का, यानी कोणीय संवेग का। तो इस प्रकार से कोणीय संवेग का मात्रक आप क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपका 33 का क्वेश्चन। 33 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कोणीय संवेग का मात्रक है, जो आपका जो कोणीय संवेग है उसकी यूनिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी, एक तो होती है इसकी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है MVR। तो यहाँ पे M आपका हो जाएगा kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये जो R है ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये ऊपर 2 मीटर है तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सेकेंड और ये आ जाएगा kg। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं है बल्कि सेकेंड स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा। जूल इंटू सेकेंड, ये तो मैंने आपको बताया था कि टो इज इक्वल टू होता है dl/dt होता है, इसको याद रखना है। तो जो dl हो जाएगा वो टो डॉट dt हो जाएगा, और टो का मात्रक आप याद रखना है, इसका मात्रक जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। तो GULE डॉट ये हो जाएगा आपका सेकंड। तो जूल सेकंड कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जूल इंटू सेकंड। तो कोणीय संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, जूल इंटू सेकंड। अब देखते हैं 34 का क्वेश्चन। 34 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि अर्ग पर मीटर किसका मात्रक है। अर्ग आपका ऊर्जा का मात्रक होता है, W/m, ये किसका मात्रक है, तो बल का, संवेग का, शक्ति का, त्वरण का। दोस्तों बल क्या होता है आपका, बल और कार्य में संबंध। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ से आप विस्थापन को इधर लेकर के आएंगे तो कार्य बटे विस्थापन, कार्य का मात्रक होता है जूल और बटे विस्थापन। तो जूल बटे विस्थापन या कार्य का जो मात्रक एक होता है, अर्ग भी होता है इसका छोटा मात्रक, तो ये हो जाएगा अर्ग पर मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो अर्ग पर जो मीटर मात्रक होगा वो किसका आपको हो जाएगा, बल का हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग का मात्रक आपको मैंने बताया था, संवेग का मात्रक जूल के अंदर नहीं है, वो होता है न्यूटन इंटू सेकंड होता है। यदि न्यूटन को आपको जूल में चेंज करना भी चाहेंगे तो अपन जानते हैं इसको मीटर से डिवाइड करेंगे और मीटर से डिराइव करेंगे तभी आपका जूल बन जाएगा। तो संवेग का मात्रक यदि आप जूल में निकालना चाहेंगे, GOULE डॉट सेकेंड अपॉन में मीटर होगा, यानी इसमें मीटर, इसको सेकेंड से और मल्टीप्लाई कर दे तभी ये संवेग का होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर यानी सेकेंड नहीं है इसमें, तो ये बल का होगा। शक्ति क्या होता है, शक्ति आपका क्या होता है, P इज इक्वल टू W/T होता है। तो ये होता है अर्ग पर सेकंड होता है, यहाँ पे अर्ग बटे एन मीटर की जगह सेकंड होता, तो ये मात्रक किसको हो जाता है आपका, शक्ति का हो जाता। त्वरण का मात्रक तो सिंपल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका तो जूल है नहीं, संभव ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी बल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है। बताइए दोस्तों, इसका रहेंगे यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना कि ऐसा कौन सा युग्म है जिसके अंदर सही मात्रक प्रदर्शित नहीं है। प्रतिबल अपॉन में विकृति का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, प्रस्थ तनाव का न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, ऊर्जा का दिया हुआ है kg मीटर पर सेकेंड, और दाब का दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ प्रतिबल पर विकृति। दोस्तों याद रखना, जो आपकी विकृति होती है ये आपकी विमाहीन राशि होती है, यानी जब सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है तो उसकी जो यूनिट होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, वो यूनिट लेस राशि होती है, और विमा यदि उसकी निकालना चाहेंगे तो आपकी विमाहीन राशि होगी।
तो इस प्रकार से विकृति कोई विमान नहीं होगी। तो प्रतिबल अपॉन विकृति का जो मात्रक होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिबल की मात्रक के बराबर होगा। और प्रतिबल क्या होता है, कोई वस्तु है उसको यहाँ से नीचे खींचा जाता है तो इसके एकांक यानी क्षेत्रफल पे, यानी एक क्षेत्रफल जितना फोर्स कार्य करता है, इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में ए। एकांक क्षेत्रफल कितना बल करेगा वही आपका प्रतिबल के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या होता है कि आपकी यानी कोई झिल्ली है, इसकी एकांक लंबाई पर इसकी झिल्ली की सतह के सापेक्ष यानी सतह की स्पर्श रेखीय जो एकांक लंबाई पर जो फोर्स लगता है वही हमारा क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है कि ये एरिया को कम करने की कोशिश करती है। तो हर तरफ ये क्या होगा, अंदर की तरफ खींचेगा, इसके अंदर कोई भी यानी झिल्ली बनी हुई है वाटर की या कोई भी लिक्विड की, तो वह कि इस सतह को अंदर यानी एरिया को कम करने की कोशिश करती है। तो इसकी एकांक लंबाई पर इस सतह के स्पर्श रेखी में जो बल लगाएगा वही आपका क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में एल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरे वाले में दिया हुआ ऊर्जा। तो ऊर्जा आपकी क्या होती है, मैंने बताया था कि ऊर्जा आपका होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, बल आपका होता है न्यूटन, यह होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन आपका क्या होता है मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है आपका ये होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक ये नहीं होता है बल्कि केजी मीटर स्क्वायर होता है और नीचे भी स्क्वायर होता है। केजी मीटर पर सेकंड होता है ये आपका मात्रक होता है संवेग का, पी का, क्योंकि ये होता है पी इक्वल टू एम वी, एम का मात्रक हो जाएगा केजी, और यह है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर यदि संवेग दिया हुआ था तब उस कंडीशन में ये सही था, या यहाँ पे स्क्वायर लगाना चाहिए था इसको। दाब का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम सभी जानते हैं। कोई लिक्विड है या कोई भी वस्तु है उस पर यदि इसको अपन प्रेशर से दबाते हैं तो इसको एकांक क्षेत्रफल पर जितना फोर्स कार्य करता है वही हमारा क्या होता है, प्रेशर यानी दाब होता है। तो एफ अपॉन में ए होता है, ये भी हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से याद रखना, जो प्रतिबल और जो दाब होता है इनका मात्रक हमेशा सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका 36 का क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा यानी ऊर्जा का मात्रक नहीं है। वॉट सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर या जूल। आपको बताना कि ऐसा कौन सा मात्रक है जो ऊर्जा का नहीं है। तो जूल तो हम सभी जानते हैं ऊर्जा की यूनिट होती है। न्यूटन मीटर तो बल गुणा विस्थापन एफ इंटू डी, ये भी आपकी ऊर्जा का मात्रक है। वॉट सेकेंड, P इज इक्वल टू आपका क्या होता है, W अपॉन में T होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT। तो वॉट सेकेंड या वॉट यानी पावर, और सेकेंड मतलब समय, वॉट सेकेंड आपका ये भी मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड नहीं होता, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ड्राइव करके। तो यह जो मात्रक है ये ऊर्जा का नहीं है, ये मात्रक आपका किसका है, संवेग का मात्रक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। दोस्तों एसआई पद्धति के अंदर जो ऊर्जा का मात्रक होगा वो आपका होता है जूल होता है, याद रखना। अर्ग इसका छोटा मात्रक होता है। कैलोरी जो मात्रक होता है वो होता है हमारा उष्मा का मात्रक, उसका उष्मा का मात्रक जूल भी होता है, लेकिन उष्मा के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपका कैलोरी लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसको वो वी वोल्ट से यदि त्वरित किया जाता है तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापी जाती है। और ये किसके बराबर होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होती है, 1.6 गुणा 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रोवोल्ट भी यानी किसका मात्रक, ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन यहाँ पे इसका ऐसा ही मात्रक पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा, जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने आपको बताया था कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको यदि वी वोल्ट से त्वरित किया गया है तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है, और ये किसके बराबर होती है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 जूल के बराबर होती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को यदि वी वोल्ट से त्वरित किया तो उसकी एनर्जी होती है, तो इस प्रकार से ये जो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा, आपका ऊर्जा का ही मात्रक होगा। आवेश का मात्रक तो ओनली हमारा क्या होता है, कूलाम, यानी Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है, Q अपॉन में टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एम्पियर इंटू समय सेकेंड, एम्पियर सेकेंड होता है। या इसका जो फेराडे भी डायरेक्ट मात्रक होता है, अभी इसका विभवांतर का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, वोल्ट होता है, वह लिखा गया ये होता है वोल्ट।
और समय का मात्रक मैंने आपको बता दिया MV से निकाला था हमने। एक तो होता है न्यूटन सेकंड, एक होता है kg मीटर पर सेकंड, और ऊर्जा का मात्रक ये हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, जूल हो गया, और भी इसके तो बहुत से मात्रक हमने निकाल लिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होगा। दोस्तों याद रखना, कोई भी ऊर्जा हो, आपकी स्थितिज ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, कोई फलानी ऊर्जा हो, उन सभी का मात्रक सेम होता है, या उष्मा ऊर्जा हो तो वो माइनिंग इसका फॉर्मूला अपन उसी से निकालेंगे। वो हमने क्या बताया था आपको, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों CGS पद्धति में दिया हुआ है, तो kg की जगह तो अपन लिख देंगे ग्राम, मीटर की स्क्वायर लिख देंगे अपन सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड का ये है नीचे सेकंड का ही रहेगा, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो यहाँ पर यही किया गया है, ये हो गया बी वाला ऑप्शन है, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, या यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। 1 किलोवाट यानी 1 kWh ये पूछा जाता है, जो आपकी यूनिट होती है वो इसी में माप देती है, विद्युत ऊर्जा इसमें मापते हैं। 1 किलोवाट यह किसका मात्र, 1 किलोवाट घंटा दिया हुआ है दोस्तों, याद रखना 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh यानी होवर। ये जो मात्रक होता है, ये मात्रक होता है आपका ऊर्जा का मात्रक होता है, क्योंकि वोट आपने पढ़ा होगा, वोट यह शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, और वोट इंटू घंटा यानी ये हो गया आपका समय। किलो तो इसका यानी परफिक्स लगा हुआ है, ये तो कोई वो नहीं है, यानी वोट घंटा ये किसका मात्रक है। तो हम सभी जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, और जो W हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P इंटू टी। तो कार्य का या फिर ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जाएगा एनर्जी इंटू समय। तो एनर्जी आपका वोट हो गया, और समय क्या हो गया आपका घंटा। तो वोट घंटा जो मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक ओनली यदि किलो वोट या वोट होता तब होता, और इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पूछा गया है कि किसके बराबर है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर ई का मान आदि आप रखेंगे, यानी इस ई का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम होता है, गुलाम। और यहाँ पर वोल्ट का मान ही 1 वोल्ट को वोल्ट रख देंगे, क्यों वी यानी कुलाम वोल्ट। तो आपने चुंबकीय के अंदर पढ़ा होगा, जो एनर्जी का जो किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है वो W इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी। तो यहाँ से आप कुलाम और वोल्ट ये किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर है, यानी तो कार्य के बराबर। और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, और यहाँ पर इसका कुलाम, और यहाँ पर हो गया वोल्ट। तो कुलाम वोल्ट आपके किसके बराबर होता है, जूल के। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये किसके बराबर होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻ जूल के बराबर होता है। कई इसका यानी ये वाला ऑप्शन भी करके आ जाते हैं, तो ये नहीं होगा इसका। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यह किसका मात्रक होता है, ये जूल यानी एनर्जी का मात्रक है। तो इसके लास्ट में क्या आएगा, जूल आ जाएगा। ये भी मत कर देना एनर्जी का मात्रक है तो 1 जूल की तुल्य कर दोगे, यहाँ पर 1 है तो एक का मान रखा जाता है, और फिर यहाँ पे कुलाम वोल्ट हो जाता है, और कुलाम वोल्ट फिर जूल में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। अब है 42 का क्वेश्चन। 42 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 किलोवाट यानी 1 kWh। तो 1 किलोवाट मैंने बता दिया कि यह जूल का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है। तो इसके लास्ट में तो पहले तो आएगा जूल, तो जूल इन तीनों के अंदर है तो तीनों में से आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। किलो का मतलब आपको जाएगा 10⁻³ और वोट, तो वोट यहाँ पर ऐसी कैसे रख देंगे, W। होवर दिया हुआ है तो एक होवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, एक होवर के अंदर आपके सेकंड होते हैं 3600। तो ये हो जाएगा 3600, तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 गुना 10⁵ हो जाएगा, और यहाँ पर है सेकंड। तो वोट आपका ऐसा ही मात्रक है, सेकंड भी आपका ऐसा ही मात्रक है। तो एसआई पद्धति के अंदर वोट इंटू सेकंड ये किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। और एसआई पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो हो जाएगा 36 गुना 10⁻⁻ जूल के बराबर हो जाएगा। तो याद रखना जो 1 kWh है वो किसके बराबर हो जाएगा, 36 गुना 10⁵ जूल। कई जगह इसको इस प्रकार से लिखते हैं 3.6 गुना 10⁻6 जूल। लिखने का आसान तरीका है 6 और 6 यानी याद रखने का भी आसान तरीका है। तो इसको इस प्रकार से भी आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये दिया हुआ तो इसका अपन आंसर यही निकालेंगे 36 गुना 10⁵ जूल। अब आपका 43 का क्वेश्चन है।
43 के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि शक्ति का मात्रक है जूल। तो जूल तो शक्ति का मात्रक नहीं है। जूल पर सेकंड, ये क्या होगा आपका GOULE, जूल पर सेकंड। दोस्तों जूल पर सेकंड ये शक्ति का मात्रक होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं P=W/T होता है। सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है जूल पर सेकंड एंड वोट, यानी बोथ हो। तो हम सभी जानते हैं कि जो वोट होता है वो भी हमारा शक्ति का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जूल पर सेकंड और जो वाट होता है ये दोनों ही आपके शक्ति के मात्रक होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, शक्ति का मात्रक है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि शक्ति का मात्रक कौन सा है, किलोवाट, किलोवाट घंटा, डायन या जूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो वोट होता है वो शक्ति का क्या होता है, ऐसा यूनिट होती है, और किलो इसके आगे सफिक्स लगाया गया है, यानी किलो होता है 10⁻³ तो ये जो किलो वाट है ये किसका मात्रक हो जाएगा, आपका शक्ति का मात्रक होगा। बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ किलो वाट घंटा, किलो वाट शक्ति का मात्रक है, घंटा यानी इसके अंदर समय आ गया। तो P/T ये किसके बराबर होता है, आपका कार्य के बराबर होता है। तो ये आपका एनर्जी या कार्य का मात्रक हो जाएगा। जूल भी हम सभी जानते हैं जो कार्य की SI मात्रक होती है, ऊर्जा की SI यूनिट होती है। और जो डायन होती है वो CGS यानी यूनिट होती है किसकी, बल की, ऐप की, यानी यूनिट का छोटा मात्रक है डायन। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका किलोवाट किसका मात्रक हो जाएगा, शक्ति का। अब देखते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में बताना है कि MKS पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो आपकी MKS पद्धति है उसके अंदर जड़त्व आघूर्ण I का मात्रक बताना क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, आपने जड़त्व पढ़ा होगा। जड़त्व क्या करता है कि स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। कोई वस्तु गतिमान में है तो गतिमान रहना चाहती है, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। उसी प्रकार से जो वर्तीय गति होती है उसके अंदर होता है जड़त्व आघूर्ण। यदि कोई पिंड है वो वर्तीय गति कर रहा है तो वह वर्तीय गति करना चाहेगा, यदि स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में करना चाहेगा। इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड r त्रिज्या के वर्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो आपका होता है mr² होता है। तो इस प्रकार से इसकी यूनिट आप निकालोगे तो m की यूनिट आपकी क्या हो जाएगी kg, r² की यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर। MKS पद्धति में निकालेंगे तो आपका इसके अंदर मास को तो अपन केजी में मापते हैं और जो लेंथ होती है उसको अपन मीटर में मापते हैं, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला केजी मीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर सेंटीमीटर वाला मत कर देना, क्योंकि सेंटीमीटर होता है ये CGS पद्धति में मात्र होता है। CGS यानी लंबाई को सेंटीमीटर में किसे मापते हैं, CGS के अंदर। तो MKS पद्धति में इसका जो मात्रक हो जाएगा वो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में बताना कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक है। दोस्तों आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है G, उसका मात्रक आपको बताना क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F, वो क्या होता है दोस्तों याद रखना, जो आपके पास कोई दो पिंड है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसका द्रव्यमान m1 है, इनके मध्य की दूरी है वो आपकी कितनी है, r है। तो इनके मध्य लगने वाला जो आपका बल होगा उसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, ये होता है G m1 m2 अपॉन में होता है r²। तो इस प्रकार से जो आपका जो G हो जाएगा वो जाएगा आपका F r² अपॉन में m1 m2। तो इसकी जो यूनिट निकालेंगे F की आपकी हो जाएगी न्यूटन और r² हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, नीचे m1 m2 है तो kg यानी हो जाएगा kg²। तो इस प्रकार से आपके जो सार्वत्रिक नियतांक होता है गुरुत्वाकर्षण का उसकी जो यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² हो जाएगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg यानी -2। तो ये हो जाएगा आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक की उपयुक्त मात्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब आपका 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन में बताना कि गुरुत्वीय विभव का SI मात्रक होता है। दोस्तों गुरुत्वीय विभव इसका SI मात्रक क्या होता है, गुरुत्वीय विभव आपको पता होना चाहिए क्या होता है। दोस्तों कोई पिंड है और ये इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है, यानी इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ तक, यानी कि इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ये है। इसके अंदर यदि कोई अनंत से कोई एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड लाया जाता है इसके अंदर, तो इस पर जो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य है वही आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। तो V होता है W/m। एकांक द्रव्यमान पर किया गया कार्य, इसको अनंत से जब गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं तो एकांक द्रव्यमान पर जो कार्य किया जाता है वही आपका गुरुत्वीय विभव के बराबर होता है। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कार्य की यूनिट होती है जूल होती है, और द्रव्यमान की यूनिट होती है वो केजी होती है। तो जो आपका गुरुत्वीय विभव की यूनिट हो जाएगी वो जाएगी जूल पर, गुरुत्वीय विभव हो जाएगी जूल पर केजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जूल पर केजी इनवर्स। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल का मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो प्रतिबल होता है
इसका मात्रक क्या होता है। तो इसे पहले वाले क्वेश्चन बता दिया। प्रतिबल क्या होता है कि कोई आपका वायर है या फिर कोई भी चीज़ है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, इसको नीचे खींच रहे हो या इस पर विपरीत डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो इसके एकांक द्रव्यमान पर जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिबल। एकांक सॉरी दोस्तों, एकांक क्षेत्रफल पर लगता है। यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, एफ अपॉन में ए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है वही हमारा प्रतिबल होता है। तो बल आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, जो भी आपके यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक होते हैं, या आपका प्रेशर होता है, दाब होता है, इन सभी का मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि आपका प्रेशर भी क्या होता है कि आप किसी लिक्विड पर या कोई गैस है या आपका पिस्टन है, इसको आप नीचे दबाते हैं, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो फोर्स लगता है, संप्रेषण लगता है, वो आपका किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। यहाँ पर एफ अपॉन में ए होता है, ये किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। तो उसका मात्रक भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और जो आपका यंग प्रत्यास्थ गुणांक होता है वो होता है आपका प्रतिबल अपॉन में विकृति होता है। तो प्रतिबल अपॉन में विकृति होता है, तो विकृति आपकी क्या होती है, विमाहीन राशि होती है, क्योंकि डेल्टा एल अपॉन में एल होता है, लंबाई में लंबाई का भाग देते हैं। तो जो वाई का जो मात्रक होता है वही आपका प्रतिबल का होता है, यानी मीटर पर स्क्वायर। तीनों का मात्रक सेम होता है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आपको क्या बताना है कि पदार्थ के यंग गुणांक का मात्रक निम्नलिखित में से किसके मात्रक के समान है। वही पूछा गया आपका जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का जो मात्रक है वो को आपको बताना कौन से मात्रक के बराबर होगा, दाब के, विकृति के, बल के, या संपीड्यता की। तो मैंने आपको बताया था कि आपका यंग प्रत्यास्थ गुणांक वाई का मात्रक होता है वो प्रतिबल के मात्रक के बराबर होता है, एफ अपॉन में ए। और प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो किसके मात्रक के बराबर होता है, दाब के मात्रक के बराबर होता है, प्रेशर के मात्रक के। और ये क्या होता है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से यंग प्रत्यास्थ गुणांक का यूनिट हो जाएगी, आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी दाब की यूनिट के बराबर। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। विकृति है, यह आपकी विमाहीन राशि है, यानी मात्रक लेस राशि है। बल का जो मात्रक होता है वो ओनली न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेशर। अब देखते हैं आपका 50 क्वेश्चन में बताना है कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। तो दृढ़ता गुणांक भी यानी दोस्तों वही है यंग पता। दृढ़ता गुणांक के अंदर क्या होता है कि जो विकृति होती है वो आयतन से नहीं, सॉरी दोस्तों, इसकी जो आकृति होती है ना, आकृति चेंज होती है उससे रिलेटेड, यानी किसी चीज़ पर फोर्स लगाया जाता है वस्तु पर, तो इसकी आकृति में जो परिवर्तन होता है, उसकी आकृति में जो विकृति आती है, वही विकृति आप दृढ़ता गुणांक में काम में लेते हैं। तो दृढ़ता गुणांक क्या होता है कि प्रतिबल अपॉन में दृढ़ता विकृति लिख सकते हैं। तो विकृति का मात्रक आपका ये विमाहीन राशि होती है। तो इस गुणांक का भी जो मात्रक है वो आपके प्रतिबल के मात्रक के बराबर हो जाएगा, और वो भी आपके क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंग गुणांक का मात्रक नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा यानी मात्रक है जो यंग गुणांक का मात्रक नहीं है। यंग गुणांक क्या होता है, प्रतिबल अपॉन में विकृति। और प्रतिबल आपका क्या होता है, एफ अपॉन में ए होता है, और विकृति आपकी मात्रक के लिए राशि होती है, होता है डेल्टा एल अपॉन में एल। तो वाई का जो मात्रक हो जाएगा वो यानी क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में ए के मात्रक के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये है। और यहाँ पर इसके अंदर एक यानी कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ये क्या है कि न्यूटन पर मीटर इनवर्स है, तो ये वाला इसका मात्रक नहीं होगा। ये वाला देखते हैं तो ये आपका सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में, क्योंकि यहाँ पर जो बल लिया गया है उसको तो डायन में ले लिया गया है, और जो लेंथ है, एरिया है, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया गया है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि इसका मात्रक है मेगा पास्कल। दोस्तों याद रखें, जो पास्कल होता है ये आपका प्रेशर का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है, दाब की ऐसा यूनिट होती है, और आगे मेगा लगा दिया तो ये होगा मेगा पास्कल, यानी 10 की पावर 6 पास्कल हो गया। तो ये आपकी प्रेशर की यूनिट होती है। और मैंने बताया था कि जो आपका दाब का मात्रक होता है वही मात्रक आपका प्रतिबल का होता है, और वही मात्रक आपका यंग गुणांक का भी होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यानी कि ये भी यानी हमारा क्या होगा, इसका मात्रक होता है यंग गुणांक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी न्यूटन प्रति मीटर इसका पर यंग गुणांक का मात्रक नहीं है। अब देखते हैं आपका 52 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है। आपको बताना कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या डायन पर मीटर स्क्वायर होता है वो ये सभी का यानी कि एक ही बात है, ये सीजीएस पद्धति में लिया गया है इस मात्रक को। यह किसका मात्रक नहीं है, तो ये दाब का मात्रक है, प्रतिबल का मात्रक है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक है, विकृति का मात्रक नहीं है, क्योंकि विकृति आपकी विमाहीन राशि है। अब है 53 का क्वेश्चन है।
एसआई पद्धति में श्यानता गुणांक का मात्रक होता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो श्यानता गुणांक होता है उसका एसआई पद्धति में कौन सा मात्रक होता है। दोस्तों याद रखना चाहिए कि जो हमारा, पहले तो बताओ नहीं श्यानता क्या होती है। जब भी हमारा कोई लिक्विड है वो यानी फ्लो कर रहा है, तो फ्लो यानी किस प्रकार से करता है, इसका फिनोमेना हो आपको पता होना चाहिए। यानी जो हमारी पहले कोई भी यानी ठोस सतह है जिस पर यह गति कर रहा है, तो वो हमारी क्या होती है, स्थिर अवस्था में होती है। जस्ट इसके ऊपर जो लेयर होती है वो हमारी क्या करती है, इस पर गति करती है। तो दोस्तों आपने अनुभव कर सकते हैं कि इस वाली ये जो वेलोसिटी में है ये स्थिर अवस्था में है, तो इनके बीच में कोई घर्षण बल लगेगा। तो क्या है कि यह सतह क्या चाहेगी, यह भी हमारी क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। घर्षण बल का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी कम वेलोसिटी होगी। ऐसे ही इसके ऊपर वाली लेयर की बात करते हैं तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और यह इसके संपर्क में होने के कारण, इस घर्षण बल के कारण इसकी वेलोसिटी कम होती है। तो इन दोनों की वेलोसिटी अलग होने के कारण इनके बीच में भी कुछ घर्षण बल लगता है। ऐसे इन लेयर के बीच में भी घर्षण बल लगता है। तो एक ही लिक्विड की दो लेयर के बीच में जो घर्षण बल लगता है वही आपका क्या कहलाती है, श्यानता कहलाती है। दोस्तों यह किसको प्रदर्शित करता है, इसके गाढ़ेपन को विकसित करता है। लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उतना ही उसके बीच में यानी कि घर्षण बल होता है, यानी इस घर्षण बल का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी श्यानता उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे अपन बात करते हैं शहद और पानी की यानी जल की यानी वाटर की, तो आप देखते होंगे जो जल होता है वो हाई स्पीड से बहता है, और शहद को आपकी सतह पे गिराएंगे तो वो धीरे धीरे नीचे के तरह के तो फ्लो करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि शहद की जो दो लेयर होती हैं उनके बीच में जो घर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर घर्षण बल होने के कारण इसकी वेलोसिटी का मान कम होता है, इसके और इसके बीच में घर्षण बल होने के कारण इसकी वेलोसिटी का मान भी और कम होता है। तो ऐसे ऐसे यानी पूरे जो लिक्विड की बात करते हैं वेलोसिटी कम होती है। तो इस प्रकार से इसकी श्यानता ज़्यादा होती है, और जल के लिए जो घर्षण बल होता है ये कम होता है। तो इस घर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, वो होता है आपका नीटा ए डी अपॉन में डी एक्स होता है। यहाँ पर दोस्तों जो नीटा होता है ये आपका श्यानता गुणांक होता है। ए होता है, ए वो क्या होता है कि ये जो एरिया है इस सतह का, वो एरिया कितना है, यानी सतह जितनी ज़्यादा चपटी होगी वह उतना ही कम यानी वेलोसिटी स्पोर्ट यानी वो करेगा, फ्लो करेगा, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल का मान ज़्यादा हो जाता है। दूसरा यह निर्भर करता है वेग प्रवणता पर। वेग प्रवणता क्या होता है, यानी कि ये इस प्रकार से आगे फ्लो कर रही है, तो अपन क्या देखेंगे कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे इन सतह की जो वेलोसिटी का मान है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि नीचे वाली सतह आपकी स्थिर अवस्था में है तो यहाँ पर घर्षण बल लगेगा, फिर इन दोनों के बीच में घर्षण बल और कम रहेगा, फिर इन दोनों के बीच में घर्षण बल और कम रहेगा कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ऊपर वाली सतह की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो यदि अपन चलते हैं dx दूरी पर, तो इसकी वेलोसिटी में अपन परिवर्तन पाते हैं, डेल्टा v आया है। तो यह आपकी क्या होती है, वेग प्रवणता होती है dv अपन में dx, यह इसके भी समानुपाती होता है, यानी dv अपन में dx। और इन समानुपाती इस तरह को उठाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक लगाया जाता है, वो होता है हमारा श्यानता गुणांक, जिसको अपन श्यानता गुणांक बोलते हैं। तो इसका ये जो बराबर होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका एफ डी एक्स अपॉन में ए डी वी। तो इस प्रकार से आप श्यानता गुणांक का आप वो निकालेंगे मात्रक के। तो एफ का तो मात्रक क्या हो जाएगा आपका न्यूटन, और ये हो जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स का मात्रक आप क्या हो जाएगा मीटर, और एरिया है ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये डी वी है ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर मीटर है ऊपर सेकंड है, और ये इस मीटर से इस मीटर ये कट जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मात्रक दिए हुए हैं केजी में दिए हुए हैं, कोई भी यहाँ पर आपका न्यूटन में नहीं है। तो यहाँ पर न्यूटन का मात्रक आप खोल करेंगे, न्यूटन क्या होता है एफ इजिकल टू एम ही होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आपका क्या है सेकेंड बचा हुआ है एक, और नीचे ये क्या बचा हुआ है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस मीटर से तो ये इसका स्क्वायर कट जाएगा, और ये जो सेकंड है इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा। तो इस प्रकार से श्यानता गुणांक का जो यूनिट निकल कर आएगी वो जाएगी केजी पर सेकंड मीटर या मीटर सेकंड। केजी ऊपर है ये यहाँ पर स्क्वायर ही नहीं आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो उसे श्यानता गुणांक का जो मात्रक होगा वो याद रखना होता है केजी पर मीटर सेकंड हो जाएगा। और या इसका मात्रक आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी होता है इसका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यदि न्यूटन को यदि आप खोलेंगे तो आप इसको जाएगा केजी पर मीटर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपका 54 का क्वेश्चन है। 54 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव मैंने बता दिया कि कोई भी आपका यानी सर्किल है, इसके अंदर कोई भी यानी बुलबुला है, यानी कोई भी वाटर है, कोई भी यानी लिक्विड है, उसकी सतह बनी हुई है। तो ये क्या करता है कि अपने एरिया को कम करने की कोशिश करता है। तो यानी कि यह अपनी सतह के अंदर की ओर यानी फोर्स लगाता है। तो इसकी एकांक लंबाई पर जो इसकी सतह के
स्पर्श रेखीय जो बल लगता है वही आपका क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं, पृष्ठ तनाव क्या होता है, F अपॉन में L, यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर ही होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, न्यूटन मीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना कि एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। दोस्तों आपको बताना कि जो एसआई पद्धति है उसके अंदर पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो हमने पिछले निकाल लिया, वही हमारा होता है न्यूटन पर मीटर होता है। और जो डाइन पर सेंटीमीटर होता है ये आपका सीजीएस पद्धति में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बल्कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ये आपका प्रेशर का सीजीएस पद्धति में होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ये आपका एमकेएस पद्धति में होता है, किसका, दाब का, यानी प्रेशर का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना कि एसआई पद्धति में दाब का मात्रक होता है, प्रेशर का मात्रक। तो प्रेशर का मात्रक F अपॉन में A हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ पर एसआई पद्धति में पूछा गया है। तो एसआई पद्धति में याद रखना इसका मात्रक होता है पास्कल, क्योंकि जो दाब की जो डेफिनेशन दी है, दाब को यानी जो समझाया था वो हमारे एक पास्कल नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था। तो इसकी जो यूनिट है वो भी यानी वैज्ञानिक के नाम पर रख दी गई है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होता है आपकी पास्कल होती है। और जो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है यह इसकी सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। सीजीएस में पारे की सेमी में लंबाई और या वायुमंडलीय दाब, यानी दोस्तों एक एटीएम दाब, ये भी आपका किसके मान है, ये भी आपका प्रेशर की यूनिट है। तो याद रखना एटीएम भी यानी वायुमंडल है, ये भी आपके प्रेशर की यूनिट होती है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार। तो यहाँ पर एसआई पद्धति में पूछा गया, तो एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोर निम्न में से किसकी इकाई है। दोस्तों याद रखना, तो टोर होती है वो भी आपकी दाब की ही छोटी इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, नहीं ऑप्शन नंबर ए वाला। जो टोर होता है याद रखना यह भी आपका किसका मात्रक होता है, दाब का ही मात्रक होता है। और जो फ्लक्स, ये भी दोस्तों किसी का मात्रक मैंने तो नहीं देखा। चुंबकीय फ्लक्स होता है उसकी मात्रक होती है वेबर होते हैं। फ्लक्स कोई क्वांटिटी है, अच्छा ये फ्लक्स यानी क्वांटिटी है, फ्लक्स का मात्रक यानी कि चुंबकीय फ्लक्स तो आपकी वेबर होती है। और जो आपका विद्युत फ्लक्स देखेंगे, विद्युत फ्लक्स का भी आप निकालेंगे तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं। तो इसका मतलब ये होता है फाई ई इज इक्वल टू ई अपॉन में क्यों होता है। तो यहाँ से आप इसकी भी यूनिट निकालेंगे अपने, इसका तो करेंगे उस टाइम। और घनत्व का आप सभी जानते ही हैं। और आयतन का मीटर क्यूब हो गया, ये होता है एकांक आयतन का द्रव्यमान, एकांक आयतन का द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी, नहीं केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब घनत्व होगा। तो याद रखना जो टोर होता है वो किसकी यानी यूनिट हो जाएगी, दाब की हो जाएगी। अब आपका 58 नंबर का क्वेश्चन है। 58 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। ऊर्जा का मात्रक आप क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। वो बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन में आपको बताना है कि किस राशि को एकांक क्षेत्रफल पर बल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कौन सी ऐसी राशि है जिसको एकांक क्षेत्रफल पर बल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो एक तो आपकी प्रतिबल होती है और दूसरी आपकी होती है दाब होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो आपका दाब होता है, प्रेशर होता है, उसको एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका 60 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पूछा गया कि 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम का केल्विन पैमाने पर सही मान होता है, यानी आपका जो टेम्परेचर होता है वो आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बताना कि केल्विन में इसका मान कितना होता है, केल्विन के अंदर इसका मान कितना होता है। तो याद रखना, तो केल्विन बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है, यानी केल्विन बराबर। तो यहाँ पर सेल्सियस में आपको दिया 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मान यदि 0 रखेंगे तो केल्विन के अंदर इसका मान हो जाएगा 273.15। तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो किसके बराबर होता है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है। यदि आपको पूछ लेता 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 10 प्लस 273.15, तो ये जाएगा 283.15। इस प्रकार से याद रखना, जो केल्विन के यानी सेल्सियस को यदि केल्विन में चेंज करना है तो उसमें 273.15 ऐड कर देते हैं। तो 0 के अंदर यदि अपन इतना ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 273.15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 61 का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या दिया कि दिए गए समीकरण में p + a v²
माइनस, ये कोष्टक में है v माइनस बी, नियतांक में a का मात्रक होगा। इसके अंदर बताना है कि a का मात्रक कितना होगा। दोस्तों याद रखना, कोई भी इक्वेशन होती है इसके अंदर जितने भी पद होते हैं प्लस और माइनस के अंदर, उसके यानी कि सभी की विमाएँ इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर याद रखना, जो यूनिट आपकी पी की होगी वही यूनिट आपकी a अपॉन में v स्क्वायर की होगी, और जो यूनिट आपकी v की होगी वही यूनिट आपकी b की भी होगी। दोस्तों याद रखना, जब कोई दो राशि मल्टीप्लाई में है तो ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो मात्रक है वो सेम हो। आप कभी गलती ये मत कर देना कि इन दोनों की जो यानी कि मात्रक है यानी एक दूसरे में इक्वल नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में मात्रक इक्वल नहीं होते हैं। जब कोई दो राशियों का योग हो रहा है तो तब यानी इक्वेशन के अंदर दोनों राशियों की जो विमा है वो समान होती है, मात्रक समान होता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर की जो मात्रक होगा वही आपका a अपॉन में v स्क्वायर का मात्रक होगा। v यहाँ पर क्या है, आपका आयतन है, और p आपका दाब है। तो इस हिसाब से जो प्रेशर की जो आपकी यूनिट हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, a अपॉन में v स्क्वायर की यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो p का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और a की यूनिट आपको निकालनी है और यह है v स्क्वायर। v आपका आयतन है, तो v स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आयतन का होता है मीटर क्यूब, और इसका भी अपन करेंगे स्क्वायर। तो इस प्रकार से एक की जो आपकी यूनिट निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आ जाएगी, इधर जाएगा तो न्यूटन रहेगा, ये m की पावर 6 ऊपर चला जाएगा और m की पावर 2 नीचे रह जाएगा। इसको इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर की पावर 4। न्यूटन मीटर की पावर 4 नहीं दिया हुआ है, यानी सीजीएस पद्धति में दिया हुआ है, तो न्यूटन की जगह तो आपको जाएगा डाइन, और मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर, ए की पावर 4 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो ए की यूनिट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी डायन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। अब देखते हैं 62 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हो कि स्टीफन नियतांक सिग्मा का मात्रक होता है। दोस्तों स्टीफन नियतांक सिग्मा क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी पूर्ण कृष्ण पिंड है, कृष्ण पिंड का मतलब क्या है कि यह जितनी उष्मा को अवशोषित करता है उतनी ही उष्मा को क्या कहते हैं, पूरी तरह से अवशोषित करता है, यानी कुछ अपनी तरफ से यानी लॉस नहीं करता, रखता नहीं है। तो ये आपको बताना कि यह जो कर्षण पिंड है यह है उष्मा अवशोषित कर रहा है। तो इसके द्वारा जो अवशोषित की गई जो उष्मा है यानी इमिशन है ई, वह याद रखना टी की पावर 4 के समानुपाती होगा। यानी इसका जो टेम्परेचर यदि टी है तो यह कितनी इमिशन यानी कितनी एनर्जी को उत्सर्जित करेगा वो जाएगी टी की पावर 4 को। और दोस्तों यहाँ पर याद रखना जो इमिशन है वो क्या है कि एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड के अंदर उत्सर्जित उष्मा है। यानी एकांक क्षेत्रफल से जो 1 सेकंड के अंदर जो उत्सर्जित उष्मा होती है वो अपन कह सकते हैं कि टी की पावर 4 के समानुपाती होती है। तो ई इज इक्वल टू होता है आपका क्यू अपॉन में ए अपॉन में टी होता है। ई यहाँ पर क्या है कि एकांक आयतन से 1 सेकंड में उत्सर्जित उष्मा है। तो यहाँ से अपन देखते हैं जो क्यू अपॉन में ए टी है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, टी की पावर 4 के। और इसको अपन स्थिरांक को इक्वल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर यानी स्थिरांक लग जाएगा सिग्मा। यही आपको होता है स्टीफन नियतांक। दोस्तों ये जो नियम बताया मैंने आपको होता है स्टीफन का नियम होता है, वो भी याद रखना। जब कृष्ण पिंड से कोई यानी कि है एनर्जी इमिशन हो रही, उष्मा इमिशन हो रही है, तो वह टी की पावर 4 की समानुपाती होती है। यही आपका स्टीफन का नियम है। और इसको यदि अपन आगे सोल्व करेंगे तो हमें इसका मात्रक निकालना है। तो सिग्मा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू ए टी तो है ही, और ये टी की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे नीचे टी की पावर 4, और ये है दोस्तों यहाँ पर टर्म्स में। तो हम सभी जानते हैं जो क्यू होता है यहाँ पर जूल होता है, लेकिन यहाँ पर जूल के अंदर कोई भी यानी हमें नहीं दिया हुआ है। इसके दो मात्रक आपको याद रखना है। एक तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो आपको हो जाएगा JOUL जूल अपॉन में ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, समय का हो जाएगा आपका सेकंड, और टेम्परेचर का हो जाएगा यहाँ पर केल्विन की पावर 4। ये ऊपर जाएगी तो इसको माइनस में भी कर सकते हैं। अपन जानते हैं कि क्यू अपॉन में टी यानी जूल पर सेकंड, पावर क्या होता है कि डब्ल्यू अपॉन में टी। तो यदि जूल पर सेकंड को यदि अपन वोट में चेंज कर देंगे तो ये तो हो जाएगा आपका वोट, और नीचे क्या बता हुआ है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर माइनस पावर 2, और सेकंड आपका जूल पर सेकंड में पावर में चेंज हो गया, वोट में चेंज हो गया, और एक केल्विन की पावर कितनी है 4 ही ऊपर आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, केल्विन की पावर -4। तो इस प्रकार से जो स्टीफन नियतांक सिग्मा का दूसरा मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा वोट मीटर की पावर -2 और केल्विन की पावर -4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टीफन नियतांक का दूसरा मात्रक देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया, स्टीफन नियतांक का मात्रक है। स्टीफन नियतांक का दूसरा मात्रक मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, सिग्मा इज इक्वल होता है क्यू ए अपॉन में टी और टी की पावर 4। तो इस प्रकार से इसका जो मात्रक हो जाएगा ऊपर क्यू का होता है जूल उष्मा का मात्रक,
और यहाँ पर आपको हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका केल्विन की पावर 4। तो ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स और के की पावर -4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों मात्रक आपको याद रखने हैं। अब आपका 64 का क्वेश्चन। 64 के क्वेश्चन में आपको बताना कि हर्ज मात्रक होता है। दोस्तों आपका जो हर्ज मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है, वो याद रखना आवर्ती का मात्रक होता है। यानी कोई वस्तु कंपन कर रही है तो वह 1 सेकंड के अंतर कितने कंपन करती है, वही आपकी क्या कहलाती है, आवर्ती। 1 सेकंड के अंदर कंपनों की संख्या, यानी यह आपके यानी कोई कंपन है तो 1 सेकंड में यानी 1 2 3 यानी कितने कंपन कर रही है, वही कंपनों की संख्या आपकी आवर्ती कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है वो हर्ज। यदि आपको दिया हुआ कि कोई यानी किसी आप तरंग है उसकी जो आवर्ती है वो आपकी 2 हर्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि वह 1 सेकंड के अंदर 2 कंपन कर रही है। यदि इसकी आवर्ती 60 हर्ज है तो इसका मतलब वह 1 सेकंड के अंदर 60 कंपन कर रही है। तो इस प्रकार से आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है, याद रखना। अब 55 क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है। दोस्तों मैंने बताया था कि जो हमारी एसआई पद्धति होती है उसकी 7 यानी मूल फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मूलभूत राशि होती हैं। उसके अंदर 7वीं राशि बताई थी मैंने, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, या इसको कई बार कैंडेला भी बोल देते हैं। तो जो कैंडेला मात्रक हो जाएगा वो किसको हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब 66 का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना एम्पियर घंटा है वो किस यानी भौतिक राशि की यूनिट होती है, मात्रक होती है, विद्युत की मात्रा की, विद्युत धारा की, शक्ति की या ऊर्जा की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एम्पियर इंटू घंटा। एम्पियर का मतलब हो गया आपका करंट, विद्युत धारा आई, और घंटा का मतलब हो गया समय यानी टी। तो आई इंटू टी किसके बराबर होता है, तो हम सभी जानते हैं जो हमारा कूलाम होता है, आवेश होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। क्योंकि आपने धारा का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश, तो ये हो जाएगा एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्यू अपॉन में टी। तो यहाँ से अपन क्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आई टी। तो इस प्रकार से जो आवेश होता है इसका मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर इंटू सेकेंड। यदि आपको सेकेंडियर को यानी सेकेंड को घंटे में लेना चाहते हैं तो आपको हो जाएगा एम्पियर घंटा यानी होवर। तो इस प्रकार से एम्पियर होवर होता है वो आवेश का मात्रक होता है। और याद रखना आवेश को बोलते हैं विद्युत की मात्रा, आवेश को यानी विद्युत की मात्रा भी बोला जाता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपका 67 का क्वेश्चन है। 67 के क्वेश्चन में आपको बताना है कि फेराडे किसका मात्रक है। दोस्तों आपको बताना है कि जो फेराडे है वो किसका मात्रक है, आवेश का, विद्युत वाहक बल का, ऊर्जा का या द्रव्यमान का। तो फेराडे होता है वो आवेश का मात्रक होता है, वो याद रखना। आवेश का मात्रक एक तो होता है आपका कूलाम, एक हो जाएगा आपका फेराडे, और एक मात्रक आपने निकाला था अभी वो जाएगा आपका एम्पियर इंटू सेकेंड या एम्पियर इंटू होवर। तो इस प्रकार से तीनों मात्रक याद रखना आवेश के। और विद्युत वाहक बल का ये मात्रक होता है वो याद रखना वोल्ट ही होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल एक तरह का विभवांतर है और इसका मात्रक आपका क्या होता है, वोल्ट होता है। द्रव्यमान का मात्रक एम होता है, जूल का मात्रक आपका यानी ऊर्जा का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, जूल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन में आपको बताना कि वोल्ट पर मीटर मात्रक है, वोल्ट पर मीटर। तो दोस्तों याद रखना वोल्ट पर मीटर जो मात्रक होगा आपको बताना किसका होगा, विभव का होगा, कार्य होगा, बल का होगा, या विद्युत तीव्रता का। या विद्युत तीव्रता मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आपकी विभव प्रवणता होती है डी वी अपॉन में डी एक्स, ये किसके बराबर होती है, माइनस ई के। अपन बोलते हैं ई इक्वल टू होता है माइनस के डी वी अपॉन में डी एक्स होता है। तो जो इसका यानी यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, विद्युत तीव्रता की यूनिट के बराबर होगी। तो डी वी क्या हो गया आपका वोल्ट, और डी एक्स क्या हो गया आपका मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर किसका यानी वोल्ट पर मीटर किसका हो जाएगा आपका विभव का, विभव का नहीं सॉरी दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की यानी विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत तीव्रता का। क्योंकि ये ए ई है, ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, डी वी अपन डी एच के बराबर होता है। तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा वो इसको हो जाएगा। विभव की जो यूनिट होती है वो आपकी वोल्ट हो जाएगी, कार्य की आपकी जूल होती है। या आप विद्युत वाले इसमें निकालना चाहते हैं तो कार्य इज इक्वल टू आपका क्यू वी होता है। तो यहाँ से कुलाम इंटू वोल्ट भी यानी कि इसकी यूनिट होती है कुलाम इंटू वोल्ट, कार्य की बल की यूनिट होती है आपकी न्यूटन होती है। और विद्युत तीव्रता की आपको मैंने बता दी होती है वोल्ट पर मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। दोस्तों विद्युत क्षेत्र ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी यानी कि यूनिट है जो इसकी नहीं है। दोस्तों इसके जो फॉर्मूले हैं आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है आपका एफ अपॉन में क्यू, क्योंकि एफ इज इक्वल टू आपका क्या होता है, क्यू ई। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम।
एक मैंने आपको बताया था कि माइनस dV/dx होता है, तो दूसरा ये हो जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और दूसरा हम सभी जानते हैं जो न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है, जूल पर मीटर भी होता है, क्योंकि जूल इक्वल टू किसके होता है, न्यूटन इंटू मीटर यानी बल गुणा विस्थापन। तो इसी प्रकार के न्यूटन हो जाएगा वो आपको कार्य बटे विस्थापन हो जाएगा, तो यानी जूल पर मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन की जगह अपन वो रखेंगे क्या, जूल पर मीटर। तो ऊपर हो जाएगा JOULE और नीचे मीटर और कुलाम पहले से है। तो इस प्रकार के तीनों मात्रे किसके होंगे, तो न्यूटन पर कुलाम ही होगा न्यूटन पर कुलाम, वोल्ट पर मीटर ही होगा वोल्ट पर मीटर, और ये जूल पर कुलाम मीटर तो ये होगा जूल पर मीटर कुलाम। तो इस प्रकार के तीनों आपके विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं, बल्कि तो जूल पर कुलाम है वो इसका मात्रक नहीं है, क्योंकि इसमें अपन मीटर से और डिवाइड करेंगे तब जाके यह विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जूल पर जो कुलाम है वो इसका मात्रक नहीं है। जूल पर जो कुलाम है वो मात्रक है, वो भी आपको याद रखना, वो होता है वोल्ट का मात्रक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जूल के यानी कि जो विद्युत के अंदर जो कार्य होता है वो होता है आपका QV। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आपको हो जाएगा W/Q, तो कार्य बटे कुलाम यानी जूल बटे कुलाम। जूल बटे कुलाम किसका यूनिट हो जाएगी वोल्ट की, याद रखना है इसको। अब देखते हैं 70 क्वेश्चन में 70 नंबर के क्वेश्चन बताना कि विद्युतशीलता की SI इकाई होती है एप्सिलॉन नॉट। विद्युतशीलता की आपकी SI यूनिट बतानी है, क्या होगी, यानी परमिटिविटी की। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा चुंबकीय बल होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहाँ से अपने एप्सिलॉन नॉट ये है, यानी परमिटिविटी इसकी यानी यूनिट निकालनी है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई, ये एफ इधर आएगा तो यहाँ लिख देंगे, ऊपर आपका वही Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकालेंगे, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, तो ये नीचे न्यूटन आ जाएगा, ऊपर कुलाम 2 है तो ये जाएगा कुलाम स्क्वायर, यानी Q2 है, और नीचे R² है तो ये जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका जो यूनिट हो जाएगी कुलाम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर -2। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, कुलाम स्क्वायर 2 में दिया हुआ, लेकिन मीटर यानी न्यूटन इनवर्स और मीटर की पावर -2 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना, यदि न्यूटन के अंदर आपको दिया हुआ हो यानी और इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की यानी कि वो पूछी गई हो मात्रा के, तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी आपको विद्युतशीलता का मात्रक पूछा गया है, अब यहाँ पर फेरेड में पूछा गया है। तो यहाँ पर निकालने के लिए आपको धारिता का फॉर्मूला आना चाहिए। धारिता होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D होता है। तो यहाँ से अपनी इसकी यूनिट निकालेंगे तो बताइए क्या होगी, फेरेड मीटर होगी, फेरेड पर मीटर होगी, फेरेड पर मीटर स्क्वायर होगी, या फेरेड ही होगी। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा CD अपॉन में A हो जाएगा। तो C का मात्रक आपका फेरेड हो जाएगा, D का मात्रक मीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा। इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट की जो मात्रक यूनिट हो जाएगी वो फेरेड पर मीटर हो जाएगी, फेरेड पर मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर का इन्वर्स। बताइए दोस्तों, आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, उसका मात्रक क्या होगा, उसकी यूनिट क्या होगी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों रेजिस्टेंस होता है वो हमारा किसके समानुपाती होता है, लंबाई के तो समानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हटाने के लिए एक स्थिरांक लगाया जाता है, तो यहाँ पर होता है रो, ये होता है L अपॉन में A। तो यही हमारी क्या होती है, प्रतिरोधक होती है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका जो फॉर्मूला आपको जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा RA अपॉन में L। तो इस प्रकार से जो ये R हो जाएगा RA अपॉन में L। तो R का जो मात्रक हो जाएगा वो आपका ओम हो जाएगा, A का मात्रक आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और A का मात्रक आपका मीटर। तो यहाँ से इसको ऐसे काटोगे तो ये आपका जो हो जाएगा ये जाएगा ओम मीटर। यहाँ पर आपको मीटर में नहीं दिया, सीजीएस पद्धति में दिया हुआ है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो आपका ये भी हो सकता है ओम सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। अब देखते हैं 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है दोस्तों आपका EMF होता है, इसका मात्रक क्या होगा। तो याद रखना जो EMF होता है वो दोस्तों यानी कि कोई एक तरह का बल नहीं है, आप इसका मात्रक न्यूटन या कोई यानी कि न्यूटन से रिलेटेड मत कर देना। EMF होता है ये एक तरह का विभवांतर ही होता है। विभवांतर ये क्या होता है कि आपका कोई बैटरी होती है, उसके अंदर जो वोल्टेज यहाँ पर यानी कि जो
जब इसको यानी ओपन परिपथ में रखते हैं, यानी इसका जो इस पर कोई लोड नहीं लेते हैं, तो उस समय में इन दोनों यानी टर्मिनल की जो वोल्टता होती है उसी को अपन ईएमएफ कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब इसको अपन किसी लोड से जोड़ देते हैं तब इसकी जो वोल्टेज हमारी घटकर जो भी वोल्टेज होती है वो हमारी क्या होती है, फिर विभवांतर कहलाता है। तो इस प्रकार से जो ईएमएफ और विभवांतर लगभग एक ही चीज़ है, बस फर्क ये है कि ईएमएफ है कि जब लोड नहीं होता है, इसके अंदर कोई लोड नहीं लेता, कोई परिपथ नहीं जोड़ते हैं या कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ते हैं, उस समय का जो विभवांतर है वो ईएमएफ कहलाता है। तो ईएमएफ का जो मात्रक हो जाएगा वो भी आपका क्या होगा, वोल्ट ही होगा। अब वोल्ट आपको यहाँ पर दे नहीं रखा, तो वोल्ट नहीं दे रखा, जूल के अंदर दे रखे हैं, तो हम जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू वी होता है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन में क्यू, तो जूल पर गुलाम। जूल पर गुलाम कौन सा दिया हुआ है, जूल पर गुलाम ये दिया हो ऑप्शन नंबर डी। तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या जाएगा आपका, जूल पर गुलाम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मात्रक वोट के तुल्य नहीं है। वोट मतलब शक्ति का यानी कि मात्रक होता है, ये आपको बताना है कि निम्न में शक्ति के मात्रक के तो तुल्य कौन सा नहीं है। पहले मात्रक में दिया हुआ है जूल पर सेकंड, तो हम चाहते हैं W अपॉन में T, ये शक्ति के बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो ये तो जूल के यानी वोट के तुल्य, शक्ति के तुल्य है। और आपकी विद्युत के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर जो शक्ति के फॉर्मूले होते हैं वो याद रखना। एक तो होता है P इज इक्वल टू VI होता है, या फिर I स्क्वायर R होता है, या इसको अपन V में लेते हैं तो ये होता है V स्क्वायर अपॉन में R होता है। तो यहाँ से आप इसके मात्रक निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एम्पियर इंटू वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो मात्रक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका वोल्ट स्क्वायर अपॉन में ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एम्पियर वोल्ट, तो एम्पियर वोल्ट ये आपका ऊर्जा यानी शक्ति का मात्रक है, यानी वोल्ट के तुल्य है। दूसरा पर एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम ये भी आपका वोल्ट के तुल्य है। यहाँ पर दिया हुआ है एम्पियर पर वोल्ट, दोस्तों एम्पियर पर वोल्ट नहीं होता बल्कि ये होता है एम्पियर इंटू वोल्ट होता है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये वोल्ट के तुल्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपका 75 का क्वेश्चन है। 75 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मात्रक वोल्ट का व्यक्त नहीं करता। वोल्ट आपका क्या होता है, विभवांतर होता है, ये वोल्ट विभव का मात्रक होता है। ये आपको बताना है कि किसको व्यक्त नहीं करता है। पहला है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड W अपॉन में T। तो दोस्तों तो शक्ति का मात्रक है P इज इक्वल टू W अपॉन में T, तो जूल पर सेकेंड तो ये यानी कि इसको व्यक्त नहीं करेगा, ये कहता है वाट को प्रदर्शित करना है कि वोल्ट को। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वोट पर एम्पियर, वोट पर ये यहाँ पर बताना है कि किसको व्यक्त करता है। दोस्तों ये नहीं होता, नहीं ये किसको व्यक्त करेगा। तो हम सब जानते हैं, एक तो आपका W इज इक्वल टू क्यू वी होता है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू W अपॉन में क्यू, तो जूल पर गुलाम है इसमें कहीं, जूल पर गुलाम नहीं है। और तो फिर दूसरा आपका ये क्या है, वोट पर एम्पियर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यह है वोट पर गुलाम। हाँ ये वाला सही है, क्योंकि दोस्तों वोट यानी शक्ति के अंदर अपन देखेंगे शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू VI होता है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P इज इक्वल टू VI होता है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन में I, तो ये हो जाएगा वोट पर एम्पियर। तो ये वाला हो जाएगा वोट पर एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर। यानी जो वोल्ट है वो किसको व्यक्त करेगा, वो करेगा वोट पर एम्पियर को व्यक्त करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। 76 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि टेस्ला मात्रक है। दोस्तों याद रखना, जो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो तो आपने बता दिया क्या होता है, लेकिन ऐसे ही आपका चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो याद रखना, एक तो होता है आपका टेस्ला, और इसका जो मात्रक होता है वो गॉस भी होता है, और इसका दूसरा मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये सभी मात्रक आप इसको याद रखने हैं। तो जो टेस्ला मात्रक होता है वो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टेट किसका मात्रक होता है। याद रखना जो ऑस्टेट होता है ये भी आपका विद्युत क्षेत्र नहीं सॉरी दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक होता है, तो चुंबकीय की तीव्रता, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑस्टेट किसका मात्रक हो जाएगा, चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा। दोस्तों याद रखना चुंबकीयशीलता के कई मात्रक आपको याद रखने होंगे। चुंबकनशीलता का बायोसावर्ट का नियम आपने एक तो पढ़ा होगा, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे होता है आई डॉट डी एल अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप म्यू नोट का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी
और ये आर स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा। इसको अपन नहीं ले रहे क्योंकि इसकी कोई मात्रक नहीं होती है। और नीचे आपका आ जाएगा आई डी एल। तो यहाँ से आप इसका यानी यूनिट निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा टेस्ला। ये मीटर स्क्वायर ऊपर है, 1 मीटर नीचे है, तो 1 मीटर ही बचेगा टेस्ला मीटर, और नीचे बचेगा आपका एम्पियर। समझ गए होंगे। क्योंकि दोस्तों यदि ऊपर आप इसका मात्रक मीटर स्क्वायर लेंगे और नीचे डीएल का मात्रक मीटर हो जाएगा तो मीटर से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर मीटर ही बचेगा और ये आएगा एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर स्क्वायर हो गया। तो ये एक मात्रक हो गया। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि टेस्ला का वो एक मात्रक होता है, वो होता है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है आपका कि फाई इजिकल टू आपका बी ए होता है। तो ऐसे बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन में ए। तो फाई का मात्रक होगा वेबर, ए का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका होगा, टेस्ला का। तो इस प्रकार से इसका तो दूसरा मात्रक हो जाएगा, वो हो जाएगा वेबर, और मीटर स्क्वायर नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, और एम्पियर नीचे हाई, और ये आपका मीटर ऊपर है, तो ये इससे कट जाएगा। तो दूसरा मात्रक हो जाएगा वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। और दूसरा दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो वेबर पर एम्पियर होता है, यानी कि प्रेरकत्व आप पढ़ेंगे, स्वप्रेरकत्व, ये आपको होता है डी फाई अपॉन में आई, एल इजिकल टू यानी फाई अपॉन में आई होता है वेबर पर एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर जो मात्रक होता है वो आपका होता है हेनरी का, हेनरी का। और ये इसके नीचे और क्या बचेगा आपका मीटर। तो इस प्रकार से तीनों मात्रक आपको याद रखने हैं। तो इसके अंदर एक तो ये हो गया टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ये हो गया वेबर प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। और तीसरा है हेनरी प्रति मीटर, ये हो गया आपका हेनरी मीटर। तो ये तीनों ही मात्रक आपके किसके होते हैं, चुंबकनशीलता यानी म्यू नॉट के मात्रक होते हैं। तो इनको याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से किस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। आपको बताना कि ऐसी कौन सी पद्धति है जिसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। तो बताइए, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। दोस्तों याद रखना, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, इसका तो एसआई पद्धति में मात्रक वो आपका क्या होता है, वेबर ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है कि राशियों और उनके साथ दिए गए मात्रकों का कौन सा युग्म सुमेलित है। यानी आपको मात्रक दिए हुए हैं और इसके यानी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि दी हुई है, उनके मात्रक दिए हुए हैं, आपको बताना कि कौन सा युग्म सही है। पहला दिया हुआ विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में दिया हुआ कूलाम पर मीटर। तो कूलाम पर मीटर होता है इसका, क्यों अपॉन में हम। तो दोस्तों इसका ये मात्रक नहीं होता कूलाम पर मीटर। और डी वाला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का हम सभी जानते हैं, ऐसा ही मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। शक्ति का मात्रक दिया है फेरेड। दोस्तों शक्ति का मात्रक फेरेड नहीं होता, वोट होता है। ये होता है फेरेड धारिता का मात्रक। यहाँ पर दिया है धारिता का मात्रक हेनरी। दोस्तों हेनरी मात्रक होता है स्वप्रेरक व अन्योन्य प्रेरक दोनों का ही, और धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फेरेड। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, वेबर। अब देखते हैं 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन में आपको बताना है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम ये किसके बराबर होता है। यानी कोई चुंबक है आपकी, ये इसका एन पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये है यहाँ पर इनकी जो ध्रुव सामर्थ्य है वो कितनी है, एम है। और इनके बीच की दूरी आपकी कितनी है, 12 है, 12। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा वो ध्रुव सामर्थ्य इंटू इनके बीच की दूरी यानी 12, एम इंटू 12 होता है। तो यहाँ से आप इसका मात्रक निकालेंगे तो एम जो ध्रुव सामर्थ्य होता है, एम इसकी यूनिट याद रखना एम्पियर मीटर होती है। तो यहाँ पर इसकी जगह अपन लिखेंगे एम्पियर डॉट मीटर, और एल की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर हो जाएगी। तो चुंबकीय आघूर्ण की जो यूनिट हो जाएगी वो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, याद रखना। स्मॉल एम की जो आपकी यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर होती है ध्रुव सामर्थ्य की, और चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पर्शिज धारा मापी में परिवर्तन गुणांक का मात्रक होता है। दोस्तों आपकी स्पर्शिज धारा मापी होती है इस प्रकार से होती है, यानी कि जो ये धारा मापी होती है इसके अंदर जो ये इसका जो परिवर्तन गुणांक होता है फाई, वो आपको बताना है। नहीं, परिवर्तन गुणांक दोस्तों इसका क्या होता है, उसका मात्रक बताना क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर यानी अपन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, इसको अपन धारा से जोड़ देते हैं। तो इसके अंदर जो धारा का मान होता है
वो याद रखना टेन थीटा के समानुपाती होता है। थीटा या क्या है कि इसके अंदर जो एंगल बनाती है सुई वो एंगल है। तो इस समानुपाती स्थिरांक को हटाने के लिए यहाँ पर एक स्थिरांक लगाया जाता है के नियतांक, वो होता है के। इसी को ही अपन बोलते हैं इस प्रचलित धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं। तो ये तो आपकी विमा है यानी मात्रकहीन राशि हो गई टेन थीटा, इसकी कोई मात्रक नहीं होता है, इसकी एक वैल्यू होती है, 1 हो गया, 0 हो गया, √3 हो गया या 1/√3 होगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तो के की विमा किसके बराबर हो जाएगी, आई की विमा के बराबर या आई की यूनिट के बराबर। तो आई की यूनिट होती है एम्पियर, तो के की जो यूनिट हो जाएगी वो भी आपकी हो जाएगी एम्पियर। तो याद रखना जो परिवर्तन गुणांक होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक स्वप्रेरण कुंडली में, एक कुंडली में स्वप्रेरण का मात्रक होता है। दोस्तों जो स्वप्रेरण होता है उसका जो मात्रक होता है एसआई में यूनिट वो याद रखना स्वप्रेरण, इसका जो है मात्रक होती है वो होती है हेनरी होती है। अन्योन्य प्रेरकों की पूछी जाए तो उसके लिए भी याद रखना उसका भी मात्रक आपका क्या होता है, हेनरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। फेराडे आपका किसका हो गया, धारिता का, वेबर हो गया चुंबकीय प्लस का, और टेस्ला हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का। अब है एसआई पद्धति में हेनरी मात्रक है। आपको बताना है कि आपके जो हेनरी मात्रक है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का है, कौन सी भौतिक राशि का, स्वप्रेरकत्व है, अन्योन्य प्रेरकत्व है, या दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया जो अन्योन्य प्रेरकत्व जो हेनरी है वो दोनों का ही मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी। अब देखते हैं 85 क्वेश्चन है। 85 क्वेश्चन में बताना है कि प्रतिघात का मात्रक होता है। आपको बताना है कि जो आपके जो प्रतिघात है, प्रतिघात इसका रेजिस्टेंस यानी इसका मात्रक क्या है। दोस्तों प्रतिघात आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रेजिस्टेंस ही है। तो ये जो जेड है ये क्या होता है आपका √ में r² प्लस XL-XC का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं Z² = r² प्लस XL-XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने बताया था कि जो Z² की जो विमा होगी वही आपकी r² की विमा की होगी, प्रतिबाधा की विमा वो आपकी प्रतिरोध के बराबर होगी। तो इस प्रकार से प्रतिरोध की विमा आपकी ओम होती है, तो वही ओम आपकी Z की हो जाएगी। तो इस प्रकार से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी ओम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन में आपको बताना है कि हेनरी पर ओम को प्रदर्शित किया जा सकता है सेकंड में, गुलाम में, मीटर में या महो में। दोस्तों याद रखना जो H/R या RC ये तो दो मात्रक होते हैं, ये मात्रक होते हैं सेकंड के। ये मात्रक निकाले कहाँ से गए हैं दोस्तों, जो हमारा एक परिपथ है जिसके अंदर एक प्रेरकत्व लगा हुआ है, कोई कुंडली लगी हुई है, इसको यदि एसी परिपथ से जोड़ते हैं और इसकी जो कोणीय आवर्ती ओमेगा है, तो यहाँ से अपन देखते हैं इसकी जो प्रतिबाधा होती है एक्सल वो आपकी किसके इक्वल होती है, ओमेगा एल के इक्वल होती है। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ये एक तरह का एक्सल रेजिस्टेंस ही है, तो इसको आर भी ले सकते हैं और ये हो जाएगा R/L, और 1/ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, L/R। तो इस प्रकार से L/R है वो 1/ओमेगा के है, और अपन जानते हैं 1/ओमेगा यानी ओमेगा की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स होती है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड। तो इस प्रकार से L/R है वो किसके बराबर होता है, सेकेंड में होता है, तो इसको हो जाएगा ये। RC क्यों होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं यदि इसके अंदर कोई संधारित्र जुड़ा हुआ है धारिता वाला, तो उस समय इसकी जो प्रतिबाधा होती है XC वो अपन में 1/ओमेगा C होता है। तो यहाँ से 1/ओमेगा निकालेंगे तो ये इसका रेजिस्टेंस होता है, एक तरह की प्रतिबाधा होती है, इसको R से डोनेट कर देते हैं और ये C इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस प्रकार से 1/ओमेगा वही है नहीं सेकेंड है, तो RC किसको डोनेट करती है, सेकेंड को। तो ये दोनों याद रखना L/R और RC ये दोनों किसको डिपेंड करते हैं, सेकेंड में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन में पूछा गया कि L/R का मात्रक है। दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, L/R इसका मात्रक किसके बराबर होता है, सेकंड के बराबर। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, CR वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया है तो वो भी याद रखना, उसका भी यही होता है। क्यूरी एक इकाई है। दोस्तों याद रखना जो क्यूरी मात्रक होता है वो होता है रेडियो सक्रियता का, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना जो सी होता है रेडियो सक्रियता होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, क्यूरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्लांक नियतांक का मात्रक होता है। दोस्तों आपका जो प्लांक नियतांक होता है H, इसका मात्रक आपको बताना क्या होगा। तो प्लांक नियतांक क्या होता है, E = hν होता है। तो H = क्या, यानी कि आपका कोई एक एक्सरेज का कोई फोटोन है, इसकी आवर्ती आपकी म्यू है, तो इसके लिए जो आपकी एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाती है, hν हो जाती है। और ये H यहाँ का आपका स्थिरांक है जिसको बोलते हैं प्लांक नियतांक बोलते हैं। तो इसका मान हो जाएगा E =
एच इज इक्वल टू ई अपॉन में म्यू। ई आपका हो जाएगा जूल और म्यू आपका हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ये ऊपर जा जाएगा सेकंड, तो हो जाएगा JOULE जूल इंटू सेकेंड। दोस्तों आपने शुरू में पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो कोणीय संवेग एल, कोणीय संवेग एल, तो उसका भी आपने पढ़ा होगा कि टो इज इक्वल टू DL अपॉन में DT होता है, और टो आपका जूल होता है, DT इधर जाएगा तो जूल सेकंड, तो जूल इंटू सेकंड वो कोणीय संवेग का भी होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि कोणीय संवेग और आपका जो इधर प्लांक नियतांक होता है, इन दोनों की यानी कि जो मात्रक होता है वो समान होता है, और वो क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है, और इन दोनों की विमा भी समान होती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मान होगा, आपको बताना कि जो प्लांक नियतांक होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो याद रखना जो एच की वैल्यू होती है वो 6.63 इंटू 63 होता है यहाँ पे, इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होता है, यानी जूल पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड, ये मात्रक की पूछा गया है, तो प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकंड होता है, और इसकी वैल्यू तो सभी में सेम दी हुई है, तो याद रखना 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 91 क्वेश्चन है। 91 क्वेश्चन में बताया गया कि एक घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है, तो ऐसे घन का आयतन होगा। इसमें क्या दिया हुआ कि मान लेते हैं कि आपका कोई एक घन है, ये आपका कोई घन है दोस्तों, इसका जो आयतन क्या होता है, यदि इसकी कोई भुजा ए है, आपको क्या दिया होगा कि दोस्तों इसका जो आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हमारा होता है मीटर क्यूब, ए मीटर क्यूब, ए क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगी, नहीं इसकी भुजा ए है तो। और फिर क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 6a² मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या किया है कि ऐसे घन का आयतन होगा, कैसे घन का, कि इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है। तो इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ, इसका जो ए क्यूब है वो किसके बराबर है, 6a² के, इसका आंकिक मान क्या हो जाएगा ए क्यूब, और क्षेत्रफल का आंकिक मान हो जाएगा 6a², यानी कि 6 भुजा है, एक ही भुजा का 6 फलक है, एक फलक का एरिया यदि a² है तो 6 का क्या हो जाएगा 6a²। तो ये आपको दिया हुआ कि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये ए क्यूब से यहाँ पर ये स्क्वायर कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, है ना। तो आपका ए इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 6 प्राप्त होगा। अब आपको पूछा गया ऐसे घन का आयतन होगा, तो इसका आयतन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ए क्यूब कर देंगे, ए क्यूब करेंगे तो 6 की स्क्वायर आपकी होती है 216 होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो एक घन होगा इसका आयतन कितना हो जाएगा 216 इकाई हो जाएगा। अब आपका 92 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन में आपको बताना है कि CGS पद्धति में लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संबंध MKS पद्धति में होगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई CGS पद्धति में कोई राशि का मान दे दिया गया, उसको MKS पद्धति में चेंज करवा रहा है, या MKS पद्धति से CS पद्धति में चेंज करवा रहा है, तो उसका तरीका भी देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो आपको MKS पद्धति में चेंज करना है, तो ये तो होगा आपका 0.5 ग्राम है, इसको किस में चेंज करेंगे, केजी में। तो 1 ग्राम में कितने केजी होती हैं दोस्तों, 1 केजी के अंदर 100 ग्राम होते हैं, तो इसको केजी से करेंगे तो अपन क्या करेंगे 100 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 100 से। अब ये है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो इसको सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और वो कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्यूब है, ये क्यूब दी हुई है इसलिए। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 जीरो आपकी 2 जीरो से इससे कट जाएगी, और 1 जीरो इससे कट जाएगा, तो ऊपर 3 और बचते हैं, तो 0.5 इंटू 10 की पावर 3, तो ये इसको अपन लिख देंगे 500। तो इस प्रकार से यदि CGS पद्धति में आपको लकड़ी का घनत्व है, कोई लकड़ी है उसका घनत्व 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो MKS पद्धति में आपको हो जाएगा वो 500 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, MKS पद्धति में हो जाएगा आपका 500। अब आपका 93 क्वेश्चन है। 93 क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। पहला दिया हुआ है 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कैलोरी होती है वो ऊष्मा का मात्रक होता है, और उसको जूल में भी मापा जाता है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है, याद रखना। तो कैलोरी होता है वो जूल से बड़ा मात्रक है, और वो जूल का 4.18 गुण होता है। बी वाले में दिया है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर
10 मीटर। तो मैंने बताया था कि जो 1 एंगस्ट्रोम होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये दूरी का मात्रक है, तो ये भी आपका सही है। इसमें दिया हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 गुना 10⁻⁻13 जूल। 1 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मेगा का मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन लगा हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 और वोल्ट और कुलाम हो जाए आपका बन जाएगा जूल। ये तो ठीक है। तो 6 और ये 19 है, तो 19 में से 6 माइनस करोगे तो आपके कितने बचेंगे, 13। 1.6 गुना 10⁻⁻13 जूल बचेगा, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। ये आपका नहीं है दोस्तों, 1 न्यूटन होता है वो 10⁻5 डाइन होता है, डाइन होता है। तो इस प्रकार से ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। याद रखना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन होता है। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में आपको बताना है कि लंबाई और बल की इकाई 4 गुनी बढ़ती है तो इकाई की ऊर्जा होगी। इसके अंदर आपको बताना है कि यदि आपकी लंबाई है, या आप क्षेत्रफल मान लेते हैं, क्षेत्रफल को कितना गुना कर देते हैं, 4 गुना, और जो बल लग रहा है उसको भी आप 4 गुना कर देते हैं, तो ऊर्जा की इकाई होगी। दोस्तों ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। इसको भी 4 गुना किया गया है, इसको भी 4 गुना किया गया है। तो ये यानी बल ऊर्जा जो आपका जो है कार्य है या ऊर्जा है वो कितनी गुना हो जाएगी, वो हो जाएगी 416, 16 गुनी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी आपको बताया गया है कि जो ऊर्जा है वो होती है जूल। ये किसके बराबर होती है, न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन को भी 4 गुना कर दिया गया, यानी कि 4n कर दिया, और जो मीटर है उसको भी 4 गुना कर दिया, 4 मीटर कर दिया। तो जो नया जूल आपका निकल कर आ जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 16 न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर तो पहले भी था, अब न्यूटन मीटर के आगे कितना लगा, 16। तो ये हो जाएगा 16 गुना बढ़ जाएगी आपकी जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज हमने 94 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसके अंदर आपके जो मात्रक के है जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर हो गए हैं, यानी हर टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज अन्य क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन विमा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।